रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताना। हाँ सर, हो गया सर। हो गया ना? ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो इनकम टैक्स क्लास है, तो इनकम टैक्स में आज क्या बात करेंगे सर? इनकम टैक्स में आज बात करेंगे, कैपिटल गेन चल रहा था तो कैपिटल गेन पे ही चर्चा चालू रखेंगे। बिकॉज देखो सर, हम लोग कैपिटल गेन में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं अच्छे से। हम लोग कैपिटल गेन का जो धारणा होता है, धारणा मतलब जो कॉन्सेप्ट है, उसका तो आइडिया लग गया सबको। बिकॉज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए रियल लाइफ प्रैक्टिकल, जैसे एग्जाम सिचुएशंस में पूछ सकता है आप लोगों को, सी एग्जाम में, सीएम एग्जाम में, एज वेल एज सीएस एग्जाम में। तो डिफरेंट काइंड ऑफ छोटा बड़ा चीज़ें के ऊपर हम लोगों ने सवाल किए सर। ज़्यादा नहीं, दो चार ही किए, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे कल का एक क्वेश्चन था शेयर का। हाँ, अगर आप शेयर या डिविडेंड इनकम करते हो तो फिर आप किस तरह से उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। बिफोर दैट हम लोगों ने एक नॉर्मल, किसी का ज़मीन था, लैंड था, ज़मीन बेचा था, कैपिटल गेन हुआ था, उसके ऊपर भी हम लोगों ने, इवन उसमें हम लोग तो और एक चीज़ भी देखा था सर, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। हाँ सर, मतलब जो इन्फ्लेशन इंडेक्स एडजस्टमेंट होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है या यूज करना है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ऑलमोस्ट इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि, या आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया है कि कैपिटल गेन समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने कैपिटल एसेट क्या है, एकदम स्टार्टिंग क्लासेस का बात कर रहा हूँ, कैपिटल एसेट क्या है आपने ये जाना। फिर आपने जाना कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है। उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसफर क्या होता है ना। अच्छा, फिर हम लोगों ने सर धीरे धीरे और आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने सर और एक चीज़ में गए सर, प्रोफार्मा, मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का जो कंप्लीट प्रोफार्मा होता है या जो कंप्लीट फॉर्मेट होते हैं उसको देखे। ठीक है, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को कैसे यूज़ करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कैसे यूज़ करना है, इंडेक्सेशन कब लगना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, ऐसे आज मैं थोड़ा होल्डिंग पीरियड में बात करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है होल्डिंग पीरियड का। नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाइज होल्डिंग पीरियड आप लोगों को समझ में आ गया, जैसे कि 12 महीने का एसेट होल्डिंग, या 12 महीने से ज्यादा या 12 महीने से कम। दैट इज, अगर कोई एसेट्स आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो या 12 मंथ से कम होल्ड करते हो, इसका एक कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसमें एसेट का लिस्ट भी आपको पता है, 24 मंथ से ज्यादा, 24 मंथ से कम, 36 मंथ से ज्यादा, 36 मंथ से कम, ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ एसेट्स के बारे में मैंने आपसे बात किया अकॉर्डिंग टू होल्डिंग पीरियड। ठीक है, फिर हम लोगों ने सर वो पढ़ते पढ़ते एक कॉन्सेप्ट में बात किया था कि एसेट तो दिखता है बट एसेट है नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है ना सर। कैपिटल एसेट्स को बताने के टाइम पे आपको मैंने बताया था कि जैसे कि नॉर्मल लैंड जो है, अगर कोई लैंड अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट तो है, एकदम आंख बंद करके कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर किसी के पास गांव का जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया सर, आज एग्रीकल्चरल लैंड पे थोड़ा बात कर ही लेंगे सर। ठीक है, ऐसे तो एग्रीकल्चरल जो इनकम होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपसे बात कर ही लूंगा कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बेसिस करके कुछ बातें, और नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल लैंड, उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल गेन के अंदर और भी जो सेक्शंस है ना, सेक्शन वाइज बात करेंगे सर। आज प्रोविजंस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, बिकॉज इतना दिन में मैं प्रोविजंस वाइज ज़्यादा बात नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी सेक्शंस वाइज चलना है अभी। ठीक है, इस इतना दिन क्या चल रहा था, जैसे लास्ट दिन तो मैंने रेट ऑफ टैक्स में ही पूरा दे दिए सर, मतलब रेट ऑफ टैक्स में ही हम लोग का पूरा क्लास लग गया। जैसे सेक्शन 111A में बात कर लिए, 112 में बात कर लिए, 112A में बात कर लिए। ठीक है, उसका एप्लीकेशन एरिया में बात कर लिए, तो रेट ऑफ टैक्स के ऊपर भी आइडिया लग गया है। रेट ऑफ टैक्स अभी बाद में फिर से आएगा, क्यों? बिकॉज कैपिटल गेन कैलकुलेशंस का जब भी कोई क्वेश्चंस करने जाओगे, रेट ऑफ टैक्स तो अपना जगह दिखाई देगा। ठीक है, हर जगह में आ जाता है वो, कहीं ना कहीं घूम फिर के। तो ये सब तो धीरे धीरे फिर से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज का क्लास क्या रहेगा सर? आज का क्लास रहेगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला, एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करेंगे। क्यों सर? एक तो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, मतलब इवन इन रियल लाइफ बहुत सारे लोगों का सर गांव में जमीन है। ठीक है, इवन आजकल तो सर गांव का जमीन बेच के भी लोगों को करोड़ों का इनकम होता है। तो लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन चलता है कि क्या मेरा ये जमीन जो है, क्या इसको बेच के मेरे को टैक्स देना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्या इसको बेच के सरकार के घर में टैक्स जमा करना है? तो लोग थोड़ा डरते हैं। और देखो सर, आजकल गवर्नमेंट भी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा कैश में डील करो,
तो कैश में डीलिंग्स में ना लोगों को थोड़ा तकलीफ पहले से, मतलब क्या बोलूँ सर, मतलब कैश में डीलिंग्स वो चाहता है पर कैश में डीलिंग्स कर नहीं पाते, बैंक डीलिंग्स कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो लोगों के मन में ना एक चलता है कि भाई अगर मेरा गांव में ज़मीन है, उसको बेचा मैंने, तो क्या इसमें कैपिटल गेन होगा, क्या वो कैपिटल गेन टैक्स में लगेगा? यही सब चीज़ों का आंसर मैं आज आपको बताऊंगा, और उसके साथ एकदम रियल लाइफ, ठीक है, सिटी वाइज बात करेंगे। जैसे मैंने कुछ बंगाल का सिटी चूज किया आपके लिए, ठीक है, और इसमें आपको अगर गांव का जमीन को समझना है ना, आपको शहर समझना होगा सर। शहर मतलब टाउन सिटी, इसको समझना होगा, ठीक है। आप शहर को समझो, आप ऑटोमेटिकली गांव को समझ जाओगे, ठीक है। शहर समझोगे तो गांव भी समझोगे। तो गांव शहर का चर्चा चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सेक्शन 46 45 के अंदर कुछ स्पेशल एरिया, ठीक है। बात सर बहुत सारा चीज़ है, मैं अभी बोल के फालतू में समय नष्ट करने का मतलब नहीं है। चलो पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, मैंने शायद आप सभी के साथ मटेरियल शेयर किया। आप लोग चाहो तो क्लास के बाद घर में गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब स्कोप तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट नोट्स, उसमें इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो, ठीक है। आई होप सबको मिला होगा। अगर किसी को बाई चांस कैपिटल गेन का नहीं मिला तो मुझे बताइएगा। मिल गया ना सबको कैपिटल गेन का नोट्स मैंने जो दिया, मतलब ये कंप्लीट है, इसमें सारा का सारा सेक्शंस, सारा के सारे यस सर। सेक्शंस का इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चन आंसर एकदम अपडेटेड वे में सब कुछ मैंने यहाँ इसके अंदर दे के रखा, आप इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ओके, तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचना है सर? जैसे कि मैं आपको बोला कि आज मैं आपके साथ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे एक बार बात कर ही लूँगा, ठीक है। तो चलो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बताने के लिए एकदम स्टार्टिंग नोट्स में एक बार मुझे जाना चाहिए। एकदम पहला पहला दिन का जो नोट्स था, पहले पहले दिन का जो नोट्स था, उसमें मैंने आपको नोट्स के अंदर जब कैपिटल एसेट्स क्या होता है वो लिखाया था, कैपिटल एसेट्स क्या है जब वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तभी मैंने एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी बात किया था। आई होप आप सबको याद होगा, इवन आपके पास नोट्स भी होगा। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस सर। ओके, देखो सर, जस्ट लुक हियर। हम लोगों ने सर एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में, एकदम पहला पहला दिन के क्लास में कैपिटल गेन का, उसमें हम लोगों ने बताया था कि सेक्शन 45 provides that any profits or gains arising from the transfer of capital asset is called capital gain, है ना। बहुत बढ़िया बात है। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के तहत ट्रांसफर क्या होता है ये जाना। फिर हम लोगों ने कैपिटल एसेट्स के ऊपर लंबा चर्चा चले। ये देखो सर, कैपिटल एसेट्स जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत बताते हैं क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ओके, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, मतलब बिजनेस और प्रोफेशंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसेट्स बोल देंगे, कैपिटल एसेट्स बोल देंगे। बट इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी दिया गया था, ठीक है, इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी दिया गया था, अगर आपको याद है या ना भी है आप देखो। इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय ए पर्सन फ्रॉम मोर देन वन यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो यहाँ का है, ठीक है, ये इसका है, सॉरी मैं ये वाला बात करना चाहता हूँ, एक्सक्लूजन का लिस्ट जो है वो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्सक्लूजन का लिस्ट अगर आप देखोगे कि कैपिटल एसेट्स है, लगता है पर उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, मतलब एसेट्स तो है बट फिर भी कैपिटल एसेट में काउंट नहीं किया जाता। इसमें आप स्टॉक इन ट्रेड को देख सकते हो, ठीक है, मैंने चर्चा कर चुका। कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इस तरह का। पर्सनल इफेक्ट्स में अगर कुछ है, ये भी एक बहुत ही वाइटल चीज है सर, पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं है सर। सर प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनल इफेक्ट्स इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट्स में जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेंस वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, कार वगैरह, ठीक है, कार भी पर्सनल इफेक्ट्स में आते हैं सर, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और हिज फैमिली, ठीक है, ये सब क्या है, पर्सनल इफेक्ट्स में है। लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पर्सनल इफेक्ट्स में ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, हाँ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में मैंने आपको लेके गया था सर, भारत का एक नया नया सभ्यता निकला है, मतलब मिट्टी के खोद से सामने आया है, सिनौली बोल के उत्तर प्रदेश में, जो कहा जा रहा है कि मे बी
इट्स एरा ऑफ महाभारत हो सकता है, ठीक है, अभी चल रहा है सर, उनका रिसर्च चल रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस अगर किसी के पास है तो वो भी उसको भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ड्राइंग्स अगर किसी का बहुत खास ड्राइंग्स है, ठीक है, लाइक पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ, जोगेन चौधरी, ठीक है। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, पेंटिंग स्कल्पचर्स मतलब ये भी सिमिलर काइंड्स में आ गया। एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, जिसका बहुत ही वैल्यूएशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड कर देंगे और ये कैपिटल एसेट ट्रीट कर लेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत। बहुत बढ़िया, ये सब तो आपको याद आ रहा है। लेकिन इसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सक्लूड है कैपिटल एसेट से। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ये भी एक्सक्लूड है कैपिटल एसेट्स के अंदर से, ठीक है। तो इसी पे मैं आज बात करूंगा, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे ही मैंने स्टार्ट करूंगा आज, क्योंकि मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि एक दिन आपको मैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का डिटेल्स बताऊंगा। आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया कि गांव का जमीन अगर किसी का है तो किसको बोलेंगे गांव का जमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का जमीन का डेफिनेशन क्या है, वो सबसे पहले आपको डिटेल्स में समझना होगा। तो चलो देरी ना करके फटाफट देख लेते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का डेफिनेशन क्या है। सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज इन इंडिया, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफाइड एरिया में नहीं है, जो नॉर्मल भारत के गांव में है, स्पेसिफाई नहीं किया गया सरकार की तरफ से या समथिंग लाइक दैट। As per the definition, only rural agricultural lands in India are excluded from the purview of the term capital assets. Point to be noted. Only rural agricultural land in India are excluded from the purview of the term capital assets. जो जमीन भारत के गांव का जमीन है उसको कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से बाहर रखा गया, ठीक है। हेंस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड्स, अगर कोई जमीन शहर में है, अगर कोई जमीन शहरी इलाका में है तो उसको एग्रीकल्चरल लैंड, उस एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग कैपिटल एसेट्स मानेंगे। तो एकदम क्लियर कट कहता है सर, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अब इसमें आपको समझना भी पड़ेगा सर, ऐसे तो शहर में खेती नहीं होता है, पर फिर भी बहुत सारे शहर के आसपास के एरिया होते हैं जहां पर खेती बाड़ी होता है सर, ठीक है। शहर का आसपास वाला एरिया, वो आसपास का भी डेफिनेशन है सर, कि किस एरिया को आसपास बोलेंगे, ठीक है। शहर का भी डेफिनेशन है, मतलब टाउन और सिटीज का भी डेफिनेशन है। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, वेट सर। तो हिंस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट। अर्बन एग्रीकल्चर मतलब अर्बन मतलब शहर, ठीक है, मतलब इसको बंगाली में लोग क्या बोलते हैं, शहर, ठीक है। तो ये शहर है, तो शहर का जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट्स है। अकॉर्डिंगली द एग्रीकल्चरल लैंड डिस्क्राइब्ड इन ए एंड बी, मतलब दिस वन, ठीक है, बिलो, being the land situated within the specified urban limits would fall within the definition of capital assets. सर अगर अर्बन लिमिट के आसपास में है तो वो कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या है ये आपको मैं आगे समझाता हूँ, इसीलिए मैं एग्रीकल्चरल लैंड पे एक अलग डिस्कशन रखना चाहता था। एंड ट्रांसफर ऑफ सच लैंड वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। अगर वो जमीन को आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। ट्रांसफर आने से ही कैपिटल गेन अट्रैक्ट होने का चांसेस हो जाता है, तो कैपिटल गेन होने के लिए एसेट ट्रांसफर होना भी जरूरी है ना। तो अभी आपको क्या बताने वाला हूँ सर, देखो, agricultural land situated in any area within the jurisdiction of a municipality, point to be noted sir, within the jurisdiction of a municipality, मतलब पौरसभा बोर्ड बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, पौर बोर्ड या पौर निगम ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी, ठीक है, नॉर्मली म्यूनिसिपल होता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। कॉर्पोरेशन मतलब थोड़ा बड़ा एरिया, जैसे कि कोलकाता कॉर्पोरेशन, विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और होता है म्यूनिसिपलिटी जो एक सिंपल छोटा टाउनशिप होते हैं, उसको म्यूनिसिपलिटी के थ्रू से देखा जाता है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, सर कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे कि आपका दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड इस टाइप का, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड, ऐसे बहुत सारे जगह में कैंटोनमेंट बोर्ड जहां पर ना ब्रिटिश जमाने में बैरक हुआ करता था आर्मी का। आज भी हमारे देश में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां आर्मी बैरक वगैरह, पुलिस बैरक वगैरह होता है, ठीक है। तो उसको कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के हिसाब से देखा जाता है, वहां पर काफी सारा शहरी सुविधाएं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड को भी एक टाउनशिप की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, ठीक है, लेकिन जिसका जनसंख्या 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, 10,000 से कम जनसंख्या नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको बता दो, शहर होने के लिए कम से कम जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए किसी भी एरिया का। अब कोई बोलेगा सर ऐसे बहुत सारा गांव में आपको लेके जा सकता हूँ,
जहां पर जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है। बड़ा गांव में, जो बड़ा गांव होता है ना, वहां पर भी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। बट उसमें भी एक अलग बात आता है, वहां का 80% लोगों का जो वर्किंग कल्चर है वो खेती में ही होना पड़ेगा। ठीक है, वो खेती छोड़ के, मतलब एग्रीकल्चर छोड़ के लाइक सर्विस लेवल में होना चाहिए, तभी जाके वो शहर कहलाएगा। ठीक है, मतलब या तो शहर मतलब सर्विस करेगा या तो इंडस्ट्री में काम करेगा, देन ओनली वी कैन से इट एज टाउन या म्यूनिसिपैलिटी। लेकिन अगर मानो कि एक बड़ा गांव है जहां जिसका जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है ऐसे गांव मिल जाएगा आपको। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि गांव का जनसंख्या अगर 80% लोग, कम से कम 80% लोग खेती करता है, तो वो भी गांव गांव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन शहर बनने के लिए, किसी भी जगह को टाउन या म्यूनिसिपैलिटी कहने के लिए, या कैंटोनमेंट बोर्ड या अर्बन एरिया मानने के लिए, उसका जनसंख्या कम से कम 10,000 होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड सर। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, मतलब सर आसमान से नापा जाएगा, बाई रोड या बाई रेल नहीं। ठीक है, एरियल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर जितना शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस होगा, हो सकता है कि उस जगह में जाने में आपको बहुत देरी लगता हो, बिकॉज रास्ता काफी घुमा हुआ है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट रोड डिस्टेंस या नॉट अबाउट रेल डिस्टेंस, इट्स अबाउट एरियल डिस्टेंस। ठीक है, एरियली एयर डिस्टेंस के बेसिस में नापा जाएगा। ठीक है, जो मेजरमेंट होगा एग्रीकल्चरल लैंड का वो एरियल डिस्टेंस से होगा। ठीक है, इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज सोज हियर अंडर। तो चलो देखते हैं कि किसको हम लोग गांव का जमीन, सॉरी शहर का जमीन कह सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, जो शहर का जमीन बन जाएगा, बाकी एरिया क्या बन जाएगा, गांव का जमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं सर, अभी हम लोग अभी कनेक्ट ये करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड तो है वो, लेकिन वो गांव का जमीन कहलाएगा या शहर का जमीन कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। कोई दिक्कत हो तो मुझे 2 मिनट बाद पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं आपको पहले ये डेफिनेशन एक बार बता दूं। सर अगर किसी जगह का जनसंख्या, तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस वाला जो एरियल डिस्टेंस है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू इन अबव ए पॉइंट। ठीक है, एंड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। ठीक है, सेंसस मतलब जनसंख्या का जो गणना होता है ना, जनगणना जो होता है उसको सेंसस कहते हैं सर। प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो उसके हिसाब से जो भी जगह में जनसंख्या या पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो, किसी भी जगह में अगर जनसंख्या 10,000 से ज्यादा हो और वो शहर है, उसके आसपास के 2 किलोमीटर या उससे कम रेंज में, पॉइंट टू बी नोटेड, जगह का जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है और उसके आसपास का 2 किलोमीटर का जो एरियल डिस्टेंस वाला एरिया है, 2 किलोमीटर या उससे कम, लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर या उससे कम, 2 किलोमीटर या उससे कम का जो एरिया है, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड उसमें होगा उसको अर्बन अर्बन एग्रीकल्चरल बोल देंगे। तो मतलब पॉइंट टू बी नोटेड सर, 10,000 से ज्यादा का जनसंख्या, ऐसा शहर, उसके आसपास के 2 किलोमीटर रेडियस में एरियल डिस्टेंस में जो भी जमीन होंगे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है, लेकिन वो अर्बन लैंड कहा जाएगा। मतलब उसको बेच के जो गेन करोगे वो कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसको गांव का जमीन नहीं बोल सकते। डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अभी थोड़ा प्रोविजन वाइज पढ़ लो, अभी 2 मिनट में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ग्रेटर देन 2 किलोमीटर बट लेस देन 6 किलोमीटर, ग्रेटर देन 2 किलोमीटर बट लेस देन 6 किलोमीटर के रेंज एक बना गया है, किसके लिए, तो दिस इज फॉर 1 लाख प्लस जनसंख्या का शहर। अगर किसी शहर का जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 लाख, तो उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है 2 किलोमीटर से ज्यादा और 6 किलोमीटर से कम। तो एक मतलब ग्रेटर देन 2 किलोमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 6 किलोमीटर के रेंज में अगर 1 लाख से ज्यादा शहर वाला मतलब किसी शहर के आसपास में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, तो वो भी गांव का जमीन नहीं शहर का जमीन कहा जाएगा। हो सकता है कि वो जगह एक पंचायत एरिया हो सकता है, हो सकता है। ऐसे हमारे कोलकाता में है सर, कितना सारा एरिया है। कोलकाता का बात मैं कर रहा हूँ तो आपको बता दूं, कोलकाता सर मोर देन 10 लाख वाले पॉपुलेशन वाला शहर है। हाँ, नो डाउट इंडिया के टॉप 4 सिटीज में से पहले आ जाता है। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा तो सर मुंबई में है, दिल्ली में है, मुंबई दिल्ली कोलकाता ऐसे ही नाम आता है, उसके बाद चेन्नई। ठीक है, मतलब जब भी अर्बन एग्लोमरेशन का बात आता है तो वो इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है मुंबई। मुंबई दिल्ली में काफी ज्यादा आजकल कंपटीशन है कि मे भी किसी किसी केस में आजकल दिल्ली ज्यादा हो रहा है, बिकॉज मुंबई में और रहने का जगह नहीं है। ठीक है, तो एक जमाने में मुंबई नंबर 1 हुआ करता था। आई थिंक अभी
दिल्ली नंबर 1 है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो दिल्ली बिकॉज ये एनसीआर हो गया ना सर, वो एनसीआर होने के कारण मतलब मेगा सिटी दिल्ली बोल सकते हो आप, या ग्रेटर दिल्ली बोल सकते हो, ऐसे बोलते हैं। तो दिल्ली एरिया में अभी पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू मुंबई, बिकॉज मुंबई में भी जगह नहीं है लेकिन ठीक है, अभी भी वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल में है मुंबई। एंड थर्ड स्टेट में ही आ जाता है, थर्ड पोजीशन में कोलकाता, ठीक है। एंड उसके बाद आजकल तो सर बैंगलोर हैदराबाद भी बहुत हाईली पॉपुलेटेड हो गया, इवन ग्रोथ वाइज तो सर बैंगलोर हैदराबाद कोलकाता को छोड़ के आगे निकल गया, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ उधर हो रहा है, जस्ट बिकॉज वहां पर जॉब है, सर्विसेज है। और कोलकाता में डे बाई डे पॉपुलेशन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोलकाता का पॉपुलेशन कम होना वो अलग बात, लेकिन कोलकाता मेगा सिटी का पॉपुलेशन कम नहीं हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जो कोलकाता है ना, उसका मतलब आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब मिला के कोलकाता है, मेगा सिटी कोलकाता बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कोलकाता नो डाउट, ऐसे तो कोलकाता का जनसंख्या 45 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 40 लैक्स 45 लैक्स अराउंड कोलकाता का ओरिजिनल कोलकाता का पॉपुलेशन, ठीक है, जो कोलकाता ओरिजिनल है। लेकिन उसके साथ साथ काफी सारा डिस्ट्रिक्ट मिला जुला के कोलकाता का जनसंख्या ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास। सर क्या बात करते हो, वेट सर मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कोई जगह 10 लाख प्लस पॉपुलेशन का कोई शहर है, ठीक है, कोई टाउन या सिटी, 10 लाख प्लस में तो टाउन नहीं बोलेंगे, नो डाउट सिटी बोलेंगे। अगर कोई जगह 10 लाख से ज्यादा है और उसके आसपास का जो जमीन है 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर के रेंज तक के एरिया में अगर कोई एग्री लैंड है, ठीक है, तो वो भी अर्बन लैंड कहेंगे सर, अर्बन एग्री लैंड कहेंगे उसको, गांव का जमीन नहीं बोलेंगे। आपको बात समझ में आया सर, ये 3 पॉइंट। अगर पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो 2 किलोमीटर के रेंज में जमीन होगा तो अर्बन लैंड हो जाएगा। पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अगर 2 किलोमीटर से ज्यादा और 6 किलोमीटर के अंदर के जो भी जमीन होंगे एग्रीकल्चरल जमीन, वो अर्बन जमीन मतलब कहला जाएगा। और अगर कोई 10 लाख प्लस पॉपुलेशन एरिया है और उसके 6 किलोमीटर से ज्यादा 8 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी जमीन है एग्रीकल्चरल, उसको अर्बन लैंड कहा जाएगा। एरियल डिस्टेंस में, बाय रोड या रेल नहीं, डिस्टेंस जो नापा जाएगा, डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो एरियल डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट रेडी कर रहा था। लिस्ट ऐसा है, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल के दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें आपको और एक आइडिया भी लग जाएगा वेस्ट बंगाल में कौन सा सिटी बड़ा सिटी है, इसका भी एक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ सिटीज इन वेस्ट बंगाल बाय पॉपुलेशन। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो ना। यस सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2011 का सेंसस है। ऐसे लास्ट सेंसस जो हुआ था ना वो 2011 में ही हुआ था, ठीक है। ऐसे सेंसस नॉर्मली 2000, इससे पहले 2001 में हुआ था। आई थिंक और एक सेंसस आने वाला है 2021 में, हो गया होगा शायद, आई डोंट नो अभी हुआ कि नहीं, कोरोना के चक्कर में ना भी हो सकता है, बट ठीक है। तो देखो सर, आपको मैं कोलकाता बताता हूँ, कोलकाता का जनसंख्या कितना है देखो, आई होप आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, 1,41,12,536। जस्ट एक आइडिया है, ये आइडिया मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, जब आप लोग सर धीरे धीरे और बड़े होते जाओगे, जब आप लोग प्रोफेशनल बन जाओगे, आपके सामने इस तरह का कई लोग आएंगे जिसका जमीन होगा गांव में, वो सोचेंगे कि भाई मुझे क्या करना है। तो आप अगर एग्रीकल्चरल लैंड को किसी ने सेल किया, अच्छा खासा कमा रहे, तो उसको क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको उसको गाइड करना है। तो इन दैट केस ये सब नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस जगह को या किस पर्टिकुलर एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर लिया जा सकता है और किसको एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर लिया नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसे तो कम से कम मतलब जो बड़ा शहर होता है उसको 10 लाख प्लस पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है, मेट्रो सिटी, ठीक है, 10 लाख प्लस जनसंख्या जगह को मेट्रो सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये 1,41,00,000 पॉपुलेशन वाला शहर जो है कोलकाता, ये नॉट जस्ट कोलकाता को लेके है, कोलकाता है, इसके अंदर नॉर्थ 24 परगनास है, साउथ 24 परगनास है, नदियां हैं, हावड़ा है, हुगली है, सब मिला के कोलकाता बनता है, इसीलिए कहा जाता है सर मेगा सिटी कोलकाता, ठीक है। तो आप जब देख सकते हो सर 10 लाख से कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा 10 गुना की 12 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 14 गुना, हाँ, 10 लाख से भी 14 टाइम्स ज्यादा है कोलकाता का पॉपुलेशन। मतलब इस कोलकाता जुरिस्डिक्शन का जो एरिया है, जहां जहां कोलकाता का पिन कोड पहुंच जाता है सर, जहां जहां कोलकाता का पिन कोड पहुंच जाता है, मतलब जिसके पिन कोड जैसे 12/7, जैसे बारुईपुर, जहां पिन कोड पहुंच गया, ठीक है, कोलकाता पिन कोड या कोलकाता जुरिस्डिक्शन या कोलकाता मेगा सिटी एरिया के आसपास के जो भी जमीन है, अगर 8 किलोमीटर रेंज में
कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, हो सकता है कि वो पंचायत एरिया हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हो सकता है कि वो पंचायत एरिया हो, मतलब गांव, ग्राम पंचायत, ठीक है, हो सकता है कि वो एरिया ग्राम पंचायत एरिया हो, बट फिर भी आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट मान लोगे। क्यों? बिकॉज वो अर्बन लैंड बन जाएगा सर। बात समझ में आ रहा है? ये देखो सर, आपको ये गूगल मैप से भी समझ में आ जाएगा, गूगल मैप से भी आपको कोलकाता समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक हियर, ये है अपना कोलकाता एरिया, ये एकदम कोल्लानी से लेके ये पूरा सादा एरिया देख रहे हो ना आप लोग, जो पूरा व्हाइट एरिया बन गया है, ये व्हाइट एरिया जो है ये बेसिकली कोलकाता को ही डिनोट करता है, मतलब मेगा सिटी कोलकाता को। ये कोल्लानी मतलब ऑलमोस्ट नदियां घुस घुस गए हम लोग, ठीक है, ये चूचुड़ा वगैरह हुगली में आ जाता है, ठीक है, इधर आपका हावड़ा तो है ही, ठीक है, हावड़ा का सिटी एरिया, ठीक है, हावड़ा गांव साइड भी है, ये सब हावड़ा का गांव है, बट हावड़ा सिटी एरिया पूरा इंक्लूड हो जाता है। ये है कोलकाता, इसका जनसंख्या, ये जो एरिया है इसका जनसंख्या है ऑलमोस्ट 1.4 करोड़, मतलब 1 करोड़ 40 लाख और भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हो इसके आसपास के 8 किलोमीटर रेडियस में, इसके आसपास में 8 किलोमीटर रेडियस में जो भी गांव का जो भी जमीन होगा, हो सकता है कि वो गांव है, हो सकता है कि वो गांव है, फिर भी आप उसको अर्बन लैंड मानोगे और उसमें कैपिटल एसेट गेन, मतलब कैपिटल गेन लग जाएगा। क्लियर हुआ बात? बोलो सर। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है सर। लेकिन सर आपको मैं कोलकाता छोड़ के वेस्ट बंगाल का और भी कुछ शहर के बारे में नॉलेज दे देता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, आपको हेल्प हो सकता है सर इन फ्यूचर में, और ऐसे नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोलकाता को अगर मैं छोड़ दूं और ये ग्रेटर कोलकाता एरिया को अगर साइड में कर देते हैं, इसके बाद कोलकाता का वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शहर है आसानसोल, ठीक है, जिसका जनसंख्या है सर, ये टीयर 1 सिटीज एक ही है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दैट इज कोलकाता। टीयर 2 में आ जाता है आसनसोल, जिसका जनसंख्या है 12.5 लाख के आसपास, ठीक है। अपना ऋषभ है आसनसोल से, ऋषभ अगर सुन रहा है तो ऋषभ को पता होगा। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का जनसंख्या है 7 लाख, ठीक है, उससे काफी कम, बट उसके बाद आ जाता है, ये भी टीयर 2 है, ठीक है। दुर्गापुर, ये भी टीयर 2 सिटी में आते हैं, इसका जनसंख्या है ऑलमोस्ट 6 लाख, काफी अंतर हो रहा है। वर्धमान, उसके बाद एकदम डायरेक्ट वर्धमान आ जाता है, लेकिन वो और काफी नीचे है, ठीक है, छोटा शहर में आ जाएगा 3.5 लाख के आसपास। फिर मालदा है 3,24,00,000। फिर बरहमपुर नहीं, हाँ बहरमपुर, इसको हम लोग बंगाली में बहरमपुर बोलते हैं। एक बरहमपुर उड़ीसा में भी है, लेकिन ये बंगाल का है, मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा शहर है बहरमपुर, इसका है 3,05,000। हावड़ा 3,04,000। खड़गपुर 2,93,000, ठीक है। फिर आता है शांतिपुर, खड़गपुर मतलब मेरा शहर, ठीक है, मतलब मेरा सबसे नजदीकी शहर खड़गपुर है, मतलब जहाँ मेरा नेटिव है। शांतिपुर दैट इज 2,93,000, ठीक है। दानकुनी 2,49,000, धुलिया 2,39,000, रानाघाट 2,35,000, हल्दिया 2 लाख। सर क्यों बता रहे हो सब? सर जस्ट एक बार आपको मैं सुना दे रहा हूँ, क्यों? इससे आपको बंगाल के अंदर क्या क्या शहर है इसका नॉलेज लग जाएगा, ठीक है, और 1 लाख का एरिया क्या क्या है वो आपको नॉलेज लग जाएगा। जैसे सबसे नीचे है कोच बिहार, जिसका जनसंख्या है 1,06,760, ठीक है, 1,06,760। यूए मतलब होता है अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है, 1,06,760। इससे नीचे वाला भी शहर है जो इसके अंदर नहीं लिया गया, मतलब 10,000 या 1 लाख से नीचे पॉपुलेशन को भी शहर के अंदर काउंट होता है, ठीक है। जैसे मेरा जो नेटिव टाउन है उसका नाम है झाड़ग्राम, ठीक है, झाड़ग्राम भी शहर है, बट वो इससे भी नीचे आएगा, ठीक है, मतलब और छोटा शहर। ऐसे और भी शहर आपको मिल जाएगा अपने वेस्ट बंगाल के अलग अलग जगह में, बट ये सब 1 लाख के ऊपर वाला। बनगांव है 1,10,000, बोलपुर है 1,12,000, जांगीपुर 1,22,000 मुर्शिदाबाद में, पुरुलिया 1,26,000, अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल में है 1,27,000, चाकदा नदिया में है 1,32,000, ठीक है। रानीगंज उत्तर दिनाजपुर, रानीगंज रायगंज 1,99,000, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख। कृष्णनगर नदिया में है 1,81,000। नवोद्वीप, मेदिनीपुर टाउन, ठीक है, 1,69,000। जलपाईगुड़ी 1,69,000। इससे क्या पता चलेगा आपको? ये शहर का नॉलेज रहने से आप फटाक से काउंट कर सकते हो नॉर्मली कोई भी डिस्ट्रिक्ट टाउन, ठीक है, या सब डिविजनल टाउन, नॉर्मली कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन या सब डिविजनल टाउन जो नॉर्मली इसके अंदर काउंट हो जाएगा। इसे मैं वेस्ट बंगाल से आपको बताया, आप सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किसी भी शहर में लगा सकते हो, किसी भी शहर में,
ठीक है, मतलब सेम टू सेम, मतलब किसी भी स्टेट्स में लगा सकते हो, आप उड़ीसा में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। ठीक है, बस मैंने आपको वेस्ट बंगाल का आइडिया दे दिया। सर कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर आसानसोल है, बट काफी अंतर है, काफी अंतर है, मतलब कहाँ 14 लाख, सॉरी 1 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर और कहाँ 12.5 लाख का शहर, काफी फर्क है। ठीक है, मतलब ये छोटा शहर में ही आ जाएगा। ऐसे वेस्ट बंगाल में सिटी और नहीं बना है कोलकाता को छोड़ के। ओके ओके, क्लियर हो गया सर बात, बोलो। यस सर। ठीक है, तो समझ लेना 10,000 के आसपास का शहर है, 2 किलोमीटर के रेंज में जमीन होंगे तो अर्बन लैंड बना लेना, और सेल करके जो मिलेगा कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर 1 लाख से ज्यादा शहर है, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का रेंज को जो भी जमीन रहेगा उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड वो हो सकता है, बट उसको बेच के जो भी गेन होगा वो अर्बन लैंड कहेंगे और उसमें कैपिटल गेन लग जाएगा। 10 लाख प्लस पॉपुलेशन का शहर है, लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह का शहर है। ठीक है, 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर रेंज में जो भी होंगे वो अर्बन लैंड हो जाएगा, भले ही वो एग्रीकल्चरल लैंड क्यों ना दिखे। ठीक है, भले ही वो एग्रीकल्चरल लैंड क्यों ना दिखे, बट वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इसमें ना वो क्या है ना, जज्बाती मत हो जाना, नहीं ये तो ग्राम पंचायत है, गांव का जमीन है, हम ज्यादा जानते हैं। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं। ठीक है, ये टोटली एरियल डिस्टेंस का मैटर है, बड़े शहर से कितना दूर है इसका मैटर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक एग्जांपल है, चलो देखो तो इसको सॉल्व करके बताओ, मतलब मेरे साथ साथ ही करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिया दे दिया, ठीक है, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन दे दिया लास्ट सेंसस के हिसाब से। आपको पूछ रहा है इज द लैंड सिचुएटेड इन दिस एरिया इज ए कैपिटल एसेट, मतलब जैसे मानो सिंपल बात है, पॉपुलेशन है शहर का 9,000, पॉपुलेशन है शहर का 9,000, 9,000 का पॉपुलेशन वाला एक टाउन है, उसके 1 किलोमीटर के रेंज में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या इसको आप अर्बन लैंड कहोगे या कैपिटल एसेट कहोगे? नो सर। सिंपल बात है, पॉपुलेशन नो 9,000 का सर। है और एग्रीकल्चरल लैंड 1 किलोमीटर के रेंज में है, क्या ये कैपिटल एसेट कहेंगे सर? नो। क्यों नो सर। नहीं, क्यों, रीजन बताओ। सर एक तो 10,000 से कम है। हाँ, यही इसी पॉइंट में अटक गया सर एक्चुअल बात, क्योंकि मेरा मिनिमम जनसंख्या कितना होना चाहिए था? 10,000 होना चाहिए। 10,000 का। ठीक है, और ये 10,000 से कम का एरिया है, भले ही वो शहर हो सकता है फॉर एनी रीजन, बट 9,000 है ना, तो वो कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट करेंगे सर, उसको कैपिटल एसेट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक जगह है जिसका जनसंख्या है 12,000 का और उसके 1.5 किलोमीटर के रेंज में जमीन है, क्या ये कैपिटल एसेट ट्रीट होगा? यस सर। है ना, समझ में आ गया सर? 12,000 मतलब 10,000 से ज्यादा है, ग्रेट। और ये 1.5 किलोमीटर बोला है, आपके लिए लिमिट क्या है? सर 2 किलोमीटर। हाँ वेरी गुड सर, मतलब आपके लिए लिमिट है लेस देन 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के नीचे या 2 किलोमीटर तक अगर होता तो भी ये कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाता। वेरी गुड सर। सर एक जमीन है, सॉरी शहर है, शहर का पॉपुलेशन है 11 लाख, 11 लाख की शहर है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक आसानसोल टाइप, 12.5 लाख का है आसानसोल। ठीक है, तो 11 लाख का शहर है और जमीन जो है वो 2 किलोमीटर के रेंज पे है, क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एसेट बोल देंगे? यस सर। बिल्कुल। और लिमिट क्या है इसका? सर क्या कहते हैं 8 किलोमीटर तक और उससे नीचे होना चाहिए और 2 8 किलोमीटर से ऊपर। किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर होना चाहिए, 10 लाख से ऊपर का शहर है, 6 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, है ना, 6 किलोमीटर से यस सर। लेके 8 किलोमीटर के रेंज में जो भी जमीन होंगे, ग्रेटर देन 6 किलोमीटर, लेस देन 8 किलोमीटर। ठीक है, 6 से लेके 8 किलोमीटर के रेंज में जो भी जमीन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे तो क्या हो गया ये, यस यस होगा, इसको हम लोग कैपिटल एसेट बोल देंगे। सर एक शहर है जिसका जनसंख्या है 80,000 का और 3 किलोमीटर के रेंज में जमीन है सर, एग्रीकल्चरल लैंड, क्या बोलो? 80,000 का जनसंख्या, 3 किलोमीटर का रेंज, नहीं होगा सर, क्यों क्योंकि क्यों 2 नहीं होगा? किलोमीटर तक की लिमिट है। 2 किलोमीटर तक की लिमिट है, उससे कम होगा तो मानते। और ये 80,000 का क्या चक्कर है, 10,000 से ज्यादा तो है। 1 लाख।
सर डिस्टेंस कवर्ड नहीं हो रहा ना। 1 लाख होना चाहिए था। वेरी गुड सर, Yes, ये sir. कम से कम 1 लाख होना चाहिए था। तो अगर 80,000 का जनसंख्या है, हो सकता है शहर है, इसका अगर 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर आ जाता ना, अगर ये 2 किलोमीटर रेंज के अंदर जमीन आता तो ही उसको गांव का जमीन नहीं शहर का जमीन मानते। बट ये 80,000 है और 3 किलोमीटर के रेंज में जमीन है, तो गांव का, शहर का जमीन नहीं, गांव का जमीन माना जाएगा। ठीक है, वेरी गुड सर, ये सबको समझ में आ गया। ये 80,000 वाला पॉइंट। 80,000 का केस क्लियर है सबको? भले ही 80,000 वाला शहर बड़ा शहर दिखे आपको कंपेरेटिवली, और ये लिमिट जो है 3 किलोमीटर आपको दिख रहा है, बट इसका लिमिट होना चाहिए था। हाँ বল বল বল। এসে 1 লাখ হলে তবেই হতো। হ্যাঁ, এটা 1 লাখ হলে হয়ে যেত, অথবা এটা যদি 2 কিলোমিটারের মধ্যে হতো তাহলেও হয়ে যেত, है ना? या तो इसको 1 लाख होना पड़ता, या फिर जमीन को 2 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए था, तब जाके हम उसको कैपिटल एसेट बोल देते, है ना? इसलिए नो हो गया। वेरी गुड सर। सर एक शहर है जिसका पॉपुलेशन है 3 लाख का, 3 लाख वाला पॉपुलेशन का शहर है, और जमीन जो है वो 4 किलोमीटर के रेंज में है, एरियल डिस्टेंस में। 3 लाख का जनसंख्या, 4 किलोमीटर के रेंज, क्या बोलते हो? হ্যাঁ স্যার, এটা তো होगा হবেই सर कैपिटल। স্যার। 1 লাখ ছাড়ানো আছে, এদিকে আবার 2 লাখ 2 কিলোমিটার ওভার আছে। हाँ सर, 1 लाख से ज्यादा है और उधर 2 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए सर 1 लाख के लिए 6 किलोमीटर तक रेंज হ্যাঁ है। স্যার। और 1 लाख प्लस पॉपुलेशन वाला शहर के लिए, फॉर 1 लाख प्लस पॉपुलेशन के शहर के लिए आपका रेंज है 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर का रेंज। तो आपका लिमिट तो 6 किलोमीटर तक जाएगा, और आपका तो 4 किलोमीटर ही हुआ है। ये तो 4 किलोमीटर के अंदर ही जमीन आ गया आपका। समझ रहे हैं सर? रीजन एकदम क्लियर कट होना चाहिए सर। इसका रेंज 2 से 6 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए था, वो 4 किलोमीटर के रेंज में है, इसीलिए हो गया। सर जनसंख्या 12 लाख का है, 5 किलोमीटर के रेंज में है, हो जाएगा? ये सर 8 किलोमीटर तक लिमिट है ना? लिमिट 8 किलोमीटर तक है, आराम से हो जाएगा। जनसंख्या 8,000 का है, 6 किलोमीटर में जमीन है, कभी नहीं हो सकता, है ना? नहीं होगा सर। कभी नहीं हो सकता, एकदम चुपचाप नो कर दो। जनसंख्या 4 लाख का है, 7 किलोमीटर में जमीन है, जनसंख्या 4 लाख का है, क्यों नहीं होगा? लिमिट बताओ, 10 नहीं होगा, लिमिट बताओ। लिमिट क्रॉस कर गया 6 স্যার 10 লাখ হতো इसका लिमिट 6 किलोमीटर होता। हाँ স্যার। 6 থেকে 8 এর মধ্যে স্যার 10 লাখ পপুলেশন হওয়া দরকার ছিল, সেটা স্যার 4 লাখ পপুলেশন আছে। वेरी गुड 10 सर। 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में 10 लाख का प्लस, 3 लाख प्लस पॉपुलेशन होना चाहिए था, उसकी जगह 4 लाख है, तो इसको कभी भी कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, नो नो। 10,50,000 का शहर है, 10,50,000 का शहर, शहर का আচ্ছা, पॉपुलेशन এটা হবে। 8 किलोमीटर के रेंज में है, यस कैपिटल एसेट हो जाएगा। सर 15 लाख का शहर है, 15 लाख का शहर, এটা 9 হবে না কারণ किलोमीटर স্যার के रेंज में। 8 কিলোমিটার ওভার আছে স্যার, তাই জন্য আর হবে না। 8 यस सर, কিলোমিটার ওভার আছে স্যার। 8 किलोमीटर ओवर है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। 8 किलोमीटर से ज्यादा है, 9 किलोमीटर है, नहीं होगा, नो। पहचान कौन? समझ गए सर, ये सब क्या था? पहचान कौन? पहचान लिया आप लोगों ने? गांव का जमीन, शहर का जमीन पहचान लिया? बोलो। यस सर। मजा आ गया होगा, बिल्कुल आना चाहिए। और पश्चिम बंगाल का शहर का भी नॉलेज हो गया होगा कि बंगाल में क्या क्या शहर है, बड़ा शहर। हाँ, ओके। मतलब हम लोग जो लोग कोलकाता या कोलकाता मेगा सिटी में रहते हैं, आप सोच सकते हो हम लोग चींटी के भांति रहते हैं। हाँ, चींटी के भांति समझते हो? एंड की तरह। इतना 1.5 करोड़ की जनसंख्या अंदर, इतना सा जगह में 1.5 करोड़ लोग रहता है सर, इतना सा जगह में। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हाँ, ये तो ऑफिशियल जनसंख्या है, अनऑफिशियल और भी है। सीरियसली मेरे को कभी कभी ऐसे सोच आता है कि बाप रे बाप, क्या भीड़ में रहते हैं। और एक दुविधा देखो, और एक कितना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्यों डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूँ सर? इतना बड़ा बंगाल है सर, हाँ, छोटा स्टेट तो, बहुत छोटा स्टेट तो ये है नहीं, ठीक है, मीडियम साइज का स्टेट है, लेकिन इतना बड़ा स्टेट के अंदर, इतना बड़ा स्टेट के अंदर, जस्ट एक बार आप सोचो, इसका जनसंख्या है 10 करोड़ का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट का प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है?
सर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम ये है कि 10 करोड़ का 1.5 करोड़ यहाँ रहता है और बाकी 8 करोड़ बाकी बंगाल में रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा प्रेशर एक शहर के ऊपर। मतलब डेवलपमेंट क्या हो रहा है ना, एक सिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता सर, स्प्रेड करना चाहिए। सिलीगुड़ी या फिर इसके एरिया में एक होना चाहिए, अलग डेवलपमेंट होना चाहिए। इधर वेस्ट में दुर्गापुर को कर लो, इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ आप हल्दिया को कर दो, यहाँ पर थोड़ा खड़गपुर को कर दो, थोड़ा सा स्प्रेड कर दो, यहाँ मिडिल में मालदा मुर्शिदाबाद को कर दो, है ना। मतलब सभी के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट का खुशबू ला दो। क्या होगा फिर, ये कोलकाता ओरिएंटेड प्रेशर कम हो जाएगा, क्वालिटी लाइफ बेहतर हो जाएगा। जरूरी है सर, 4-5 सुविधा वाला शहर होना चाहिए। क्या हो गया, एक ही सुविधा वाला शहर हो गया, इसीलिए डेवलपमेंट अटक रहा है। महाराष्ट्र में कॉम्पेरेटिवली इतना बड़ा शहर है, बट महाराष्ट्र में सिटी हमारे यहाँ से ज़्यादा है और कॉम्पेरेटिवली आपको ज़्यादा शहर मिलेगा। पूना है, नासिक है, मुंबई है, नागपुर है और भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट वाला सिटी मिल जाएगा आपको और भी जगह। तो ये थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो क्या होगा, प्रेशर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा प्रेशर कोलकाता ओरिएंटेड हो जा रहा है, ठीक है। वो सब अलग मैटर है, उस मुद्दे पे नहीं पड़ते। आगे बढ़े सर, फिर एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर। ओके, तो फिर क्या मतलब निकला, एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। Explanation 1 to section 2 subsection 1a clarifies that capital gain arising from transfer of any agricultural land situated in non-rural area, और नॉन रूरल एरिया क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि अभी आपको आपके साथ इतना सारा डिस्कस करके आए, will not constitute agricultural revenue within the meaning of section 2 subsection 1a. In other words, the capital gain arising from transfer of such urban agricultural lands would not be treated as agricultural income. अगर वो एग्रीकल्चरल इनकम होता फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हो जाता, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड सेल करके इनकम करने को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं और एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्टेड होता है। सर ये सेक्शन 10 का क्या चक्कर है सर, इसका एक चैप्टर आता है इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। डोंट वरी, जिन लोगों ने नहीं किया मैं बाद में कराऊंगा। इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, which do not form part of total income। उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है और भी अलग अलग सेक्शन 10 ओरिएंटेड इनकम को दिखाया गया, ठीक है। जो इनकम तो है पर वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होता, जो इनकम तो है पर टोटल इनकम पे काउंट नहीं होता, वो सेक्शन 10 का एक एग्जेम्प्टेड इनकम का एरिया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम भी एक वैसा ही इनकम है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड होता है। तो अगर कोई इनकम एग्रीकल्चरल जमीन बेच के होता है तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाता है, हेंस सच गेन वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 45, ठीक है। मतलब अगर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और अर्बन एग्रीकल्चर है तो फिर वो अंडर सेक्शन 45 में क्या हो जाएगा, एग्री इनकम, सॉरी कैपिटल गेन इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो जमीन बेच के कैपिटल गेन होने का ये है चक्कर, ठीक है। ओके सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट में आते हैं। सर मैंने आप लोगों को एसेट होल्डिंग पीरियड के बारे में तो पहले ही लिखा के रखा है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के रखा। और जीरो कूपन बॉन्ड ये सब भी मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, हाँ लास्ट दिन ही बताया था इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। ये सब छोड़ो, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सर थोड़ा सा पीरियड ऑफ होल्डिंग के डिटेल्स में। सर क्यों, सर जरूरी है इसलिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा। पीरियड ऑफ होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एसेट्स आप 12 मंथ्स के कम या 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो, 12 मंथ से कम करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे, 12 मंथ से ज्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। लेकिन किसको किसको, जैसे कि सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब क्या है यू ऑल नो। एसटीसीए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, हाँ सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अच्छा आप लोगों को मैं जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में बोला था, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है बोला था भैया क्या पहले? হ্যাঁ স্যার বলেছিলেন তো। বলেছিলাম जीरो कूपन রিজার্ভ बॉन्ड मतलब, ইস্যু হয়েছে हाँ बोल बोल। সেটা
রিজার্ভ ব্যাংক দিয়ে যেটা স্যার ইস্যু হয়েছে নতুন জিরো কুপন বন্ড রিজার্ভ ব্যাংকের यस बैंक इशू कर सकता है। ये देखो जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, ये नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट है इशूड एट डिस्काउंट। ये जैसे मानो एक बॉन्ड अगर 100 का है तो आपको डिस्काउंट में इशू करेगा, 100 का चीज आपको 90 में मिलेगा, ठीक है, और फिर वो इशू करेगा 90 में। इट्स लाइक दैट, 100 का बॉन्ड है, इशू करेगा 90 में और फिर रिडीम करेगा बाद में, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ये नॉर्मल ऐसे कॉन्सेप्ट में चलता है, इंटरेस्ट नहीं देता ये, ठीक है। वो बस 90 100 का चीज 90 में देगा, फिर बाद में 100 करके वापस करेगा, 100 का चीज 90 में देगा, फिर बाद में 100 करके वापस करेगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन कौन इशू करता है सर, ये इशू करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, शेड्यूल बैंक ऑन और आफ्टर 1 जून 2005, in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from such issuing entity, which the central government may notify in this behalf। तो ये जो भी नोटिफाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिहाफ में नोटिफाई करके बता देते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जीरो कूपन बॉन्ड इशू करके मार्केट से क्या करेगा, कैपिटल रेज करेगा, ठीक है। ये भी जैसे लोग शेयर मार्केट में आके पैसा रेज करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू से भी पैसा रेज करते हैं, बट ये लोन है, ठीक है। ये बॉन्ड का मतलब क्या है, लोन है। जो लोग मार्केट से शेयर मार्केट से, जैसे कि कल एक बहुत ही अच्छा कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ, खबर है आप लोगों के पास, ये स्टॉक मार्केट ग्रुप में चर्चा चला था, मैंने बहुत बार इसके बारे में बोला था, इस स्टेटस पे भी मैंने बहुत बार बोला था, अदानी विल्मर, ठीक है, अदानी विल्मर कल ही आया सर, ये अदानी जो স্যার আদানি বিলমার তো ভালো প্রফিট করেছে স্যার কালকে এসে। हाँ सर होना ही था, मैं बोला था स्टॉक मार्केट ग्रुप में, मैंने इसके बारे में पूरा एनालिसिस दिया था कि अदानी विल्मर, हाँ আমি স্যার কিনতে গিয়েও কিনতে পারিনি, কিনিনি। नहीं ऑब्वियसली लेना चाहिए था, मैं सबको बोला था एकदम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके ले लो। अब देख सकते हो 230 वगैरह में आया था, 321 हो गया, ठीक है, एक दिन में, समझ सकते हो, ये एक दिन का प्रॉफिट रेज किया। এখন দিলে কি বেটার হবে? नहीं अभी मत ले, হ্যাঁ স্যার এখন একটা হাই हाँ थोड़ा सा अभी क्या है ना, वो थोड़ा सा ग्रोथ में ऐसे, ये बहुत अगर लंबा खेल खेलना है तो ले सकते हो, बट फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा देख लो, मार्केट थोड़ा सा डाउन में जाएगा ना तब ले सकते हो, और लॉन्ग लॉन्ग रन के लिए खरीद सकते हो सर, बिकॉज ये कंपनी तेल तेल के बिजनेस में है, फॉर्चून तेल वगैरह यूज करते हो ना घर पे, उसका सबसे बड़ा मार्केट लीडर है हमारे देश में। जितना एडिबल ऑयल होता है ना, जो खाने वाला तेल होता है, खाने वाला तेल में मार्केट लीडर है ये, ठीक है। इसके इससे बड़ा मार्केट लीडर कोई नहीं है तेल बनाने में, जो खाने वाला तेल होता है, ठीक है। ठीक है छोड़ो, मैं अभी स्टॉक मार्केट के बात नहीं करना चाहता, आपको मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जैसे मार्केट से कंपनी क्या करते हैं, शेयर इशू करता है तो उसके थ्रू से उसको पैसा मिलता है, सिमिलरली लोग बॉन्ड भी इशू कर सकता है, ठीक है। बस बॉन्ड क्या है, वो लोन की तरह काम करता है, बस यही बात है। अभी शेयर मार्केट का चर्चा मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। शेयर मार्केट का चर्चा शेयर मार्केट के क्लास में, म्यूचुअल फंड के क्लास में ज्यादा शोभा देता है ठीक है, हर बार ऐसे शेयर, ऐसे देखो कैपिटल गेन का चर्चा चल रहा है, शेयर तो आ ही जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे शेयर बोलते हैं, कितने लोगों के मन में एकदम लड्डू फूटना चालू हो जाता है। ओके, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से आप लोगों को पता है सर, 12 महीना, अच्छा 24 महीने के केस में कौन कौन आता है सर, 24 के केस में आता है जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है, लैंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। अगर अनलिस्टेड शेयर मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, ऐसा वाला शेयर्स, लैंड बिल्डिंग इस तरह का, 24 महीने से कम होल्डिंग करके सेल कर दिया शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके सेल कर दिया लॉन्ग टर्म। जैसे कि मानो अगर आपके पास डेब्ट ओरिएंटेड फंड है, ठीक है, मतलब जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, डेब्ट ओरिएंटेड है, म्यूचुअल फंड में होता है ना सर बात, डेब्ट ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड, जिसमें डिवेंचर ज्यादा है, इक्विटी में पैसा ज्यादा नहीं लगाया, ठीक है। तो डिफरेंट डिस्कशंस, हाइब्रिड फंड भी बोला जाता है, अलग अलग होते हैं। तो डेब्ट ओरिएंटेड फंड है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल एसेट्स, इसके केस में 36 महीने का पीरियड है सर। अगर 36 मंथ्स होल्ड करके बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ से कम होल्ड करके बेचते हो तो शॉर्ट टर्म। सर क्यों बोल रहे हो, पहले भी बोले हो ना, फिर से बोलने का क्या मतलब? नहीं सर, फिर से बोलने का ये मतलब, अब देखो सर क्या मतलब, अभी आपको बताते हैं, इसलिए मैं इसको फिर से याद दिलाया आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया है, इन डिटरमाइनिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी कैपिटल एसेट बाय द एसएससी इन द सर्कमस्टेंसेस stated in column 1, the capital shall be determined by considering the period specified in column 2। okay, क्या खेल है देखते हैं। मतलब ये जो circumstances और ये period of holding, different kind of assets, आप कब कितना दिन के लिए होल्ड करते हो, इसका एक चर्चा सर मैं आपको फटाफट करता हूँ, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनिएगा सर। वेयर शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन, थोड़ा डिफरेंट बातें हैं सर। सर शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन, कंपनी इन लिक्विडेशन का मतलब क्या है? जो कंपनी बंद होने को है, मतलब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, मतलब अभी वो कंपनी मार्केट से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिन चला लेकिन इसका क्या है, अभी लिक्विडेशन चल रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है, बंद हो रहा है, कंप्लीशन स्टेज में है। हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया है, ठीक है, लिक्विडेशन स्टेज में। रिलायंस कम्युनिकेशंस, मतलब अनिल अंबानी की कंपनी, ठीक है, लिक्विडेशन स्टेज में है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो लिक्विडेशन स्टेज में होते हैं। तो लिक्विडेशन स्टेज में अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, मतलब बात समझ में आया ना सर? कंपनी जब बंद होने को है, ऐसे सिचुएशंस में अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स होल्ड करके रखे हो, ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस चालू हो गया है, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द, मतलब कौन से पीरियड को माना जाएगा? सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिस दिन से कंपनी का लिक्विडेशन का डेट चालू हुआ है उस दिन के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ देना। उससे पहले दिन का जितना होल्डिंग है, मतलब लिक्विडेशन डेट स्टार्ट होने के पहले जितने दिन का आपका होल्डिंग है उसको होल्डिंग पीरियड मानेंगे। द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब जिस दिन कंपनी बोला, जैसे मानो कि आज 9 फरवरी है, 9 फरवरी 2022 को कोई कंपनी अगर लिक्विडेट होना चालू हो रहा है, तो इससे पहले जितना दिन आप कंपनी का शेयर होल्ड करना चालू किए थे, ठीक है, जितना दिन होल्ड किए थे उसी को आपका होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपने एक 1 अप्रैल 2010 को कोई शेयर परचेस किया था कंपनी का, ठीक है, और आपका शेयर 8 फरवरी तक कंपनी के पास में है, क्योंकि 9 फरवरी से कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। तो ये जो बीच का पीरियड है इसको हम लोग उस कंपनी का शेयर का होल्डिंग पीरियड मान लेंगे। क्या रे, क्लियर है बात? लिक्विडेट कंपनी के केस में कंपनी बंद होने को है, ऐसा हो सकता है ना सर? आपने किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया था, आज वो कंपनी बंद के कगार में है, अगर कल वो बोल दिया कि मैं लिक्विडेट करना चाहता हूँ, हाँ, ऐसे फ्यूचर रिटर्न, आपको पता है ना, जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में या फाइनल लेवल में, सीए के फाइनल लेवल में ये इसका क्लास कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे इकोनॉमिक लॉ का क्लास कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ में मैं आप लोगों को उस दिन अमेजन और बिग बाजार के लिए बता रहा था ना, अमेजन, बिग बाजार और रिलायंस का केस बता रहा था। हेलो, अरे স্যার बोलो এটা सर। তো আমাদের এমনি সময় তো বলেছিলেন ফিউচার हाँ পেমেন্ট যেটাকে हाँ, বলছে। लेकिन हाँ उसको एक इकोनॉमिक लॉ के अंदर इसको काफी डिटेल्स में समझाया जाता है, ग्रुप 2 में है सीएस के केस में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक लॉ में कंपटीशन कमीशन बोल के कॉन्सेप्ट होता है, कंपटीशन लॉ, ठीक है, उस कंपटीशन लॉ के अंदर इसको डिटेल्स में समझाया जाता है। तो ऐसे देखो, नॉर्मली में जो फाउंडेशन लेवल में जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो भी मार्केट में चलता है मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जानना चाहिए, तो हर एक चीज़ में बोलता रहता हूँ। अब वो अलग बात कि स्टूडेंट किस बात को याद रखेगा किसको नहीं रखेगा, दैट्स फुल्ली अप टू स्टूडेंट्स। तो अब क्या खेल है कि इसके केस में, फ्यूचर रिटेल के केस में बहुत ही भयंकर सिचुएशन खड़ा हो गया है। अब देखो लॉजिकली या लीगली, लॉजिकल तो बात नहीं करेंगे, लीगल कॉन्सेप्ट में अमेजन सही है, ठीक है, लेकिन इमोशनल वाइज रिलायंस सही है। मतलब इमोशन किस बात का, कि भाई इंडियन कंपनी को इंडियन कंपनी ले, भारत के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन बात भारत का नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस सिचुएशन है, लीगल मैटर है। अमेजन कहीं किसी भी एंगल से गलत नहीं बोल रहा है, जो भी बोल रहा है अमेजन सही बोल रहा है, तभी सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने अमेजन के फेवर में ही बात किया, रिलायंस के अगेंस्ट में बात किया। तो अभी ये देखना है कि फ्यूचर क्या करने वाला है, क्योंकि फ्यूचर का मार्केट में काफी लोन है, उसका डेडलाइन निकल रहा है, क्योंकि जब तक डील पक्का नहीं होगा, रिलायंस खरीद लेने के लिए रेडी है, पर डील पक्का नहीं होगा तो फिर रिलायंस से फ्यूचर रिटेल पैसा नहीं ले सकता, पैसा ले लेगा तो बैंक को लोन पे कर देगा, जो मार्केट में उसका 25,000 30,000 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में देखा ये जाएगा, लेकिन अगर मानो कि अमेजन के पास आ जाता है, अब देखना ही है कि क्या फ्यूचर रिटेल एग्री होगा अमेजन के पास सेल करने के लिए। अगर सेल कर देगा तो बहुत बढ़िया है, मतलब कंपनी बच जाएगा। लेकिन अगर मानो कि अमेजन को, फ्यूचर ग्रुप को लगा, मतलब किशोर बियानी को लगा नहीं बेचेंगे, नहीं लिक्विडेशन कर देंगे, ठीक है, कंपनी को बंद कर देंगे, ये भी कर सकता है। तो अभी देखना ही है कि कंपनी का क्या सिचुएशन होने वाला है, यही देखना है ना सर, कि कंपनी का क्या सिचुएशन होने वाला है। इसीलिए देख रहे हो ना, अगर पता चल जाए कि भाई डील पक्का है, फ्यूचर का शेयर भी आगे बढ़ेगा, गारंटी है। बस इसी चक्कर में ये शेयर लास्ट 1 साल 1.5 साल से नीचे आ रहा है और एक कंफ्यूजन क्रिएट में चल रहा है, ठीक है।
जिस दिन पता चल जाएगा कि ये शेयर इसका इस कंपनी का कुछ तो फ्यूचर का कुछ फ्यूचर निकल गया, ठीक है, पॉजिटिव फ्यूचर निकल गया, अगर पॉजिटिव फ्यूचर है तो इसका भी शेयर का एकदम चढ़ा के ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर ये लग गया कि नहीं भाई फ्यूचर का तो डील संभव नहीं है बिकॉज ये लीगल प्रॉब्लम में अटका हुआ है, ठीक है, तो फिर मुश्किल है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी लिक्विडेशन स्टेज में कब जा सकता है। हाँ सर, क्लियर हुआ ना बात? एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से उठा के बता दिया आपको, ऐसे रियल लाइफ में हो रहा है। आप भी खबर रखो और ज़्यादा जानोगे, ऐसे आप लोग ज़्यादा जानते हो मुझे पता है। कोई कोई है सर बहुत अच्छा खबर रखता है, मेरे को बताता रहता है, फ़ोन करके बताता रहता है, दादा ये हुआ है, दादा वो हुआ है। मैं भी सुन लेता हूँ कभी कभी सर कभी कभी नहीं, हमेशा सुनता हूँ। अच्छा देखो, where assets become the property of an SSE by virtue of section 49 subsection 1, सर क्या बोलते हैं, where assets become the property of an SSE by virtue of section 49 subsection 1, the period of which the capital asset was held by the previous owner shall be included। मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि पहले कोई ओनर था, ठीक है, अभी कोई ओनर बन गया, तो इसका होल्डिंग मतलब ऐसे काइंड ऑफ इज लाइक दैट कि पहले पापा का था अभी बेटा का हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है तो इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा, प्रीवियस ओनर जो एसेट का था वो जब से होल्ड कर रहा है तब से उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। ये 49 सबसेक्शन 1 पे कहा गया, ठीक है। इसके बारे में बाद में फिर से चर्चा करूंगा। अच्छा, इन्वेंट्री ऑफ ए बिजनेस, सर ये इसके ऊपर कैलकुलेशन कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं सर, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट बाय द एसएससी। मतलब इतना दिन ही आपके बिजनेस में स्टॉक के तौर पे था। इन्वेंट्री ऑफ ए बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। मतलब अच्छा, आपका बिजनेस का था, अभी आप उसको अपने कैपिटल एसेट पे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस पे था तो स्टॉक था, लेकिन जिसको जैसे ही आप उसको कैपिटल एसेट बना ले रहे हो, ठीक है, ज्वेलरी का दुकान है उसको घर में ज्वेलरी बना रहे हो तो कैपिटल एसेट बन जाएगा। लेकिन ज्वेलरी जब दुकान में है तो कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड है। तो इन्वेंट्री ऑफ ए बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। मतलब से फॉर एग्जांपल आप किसी चंद्र फैमिली से हो या फिर आप एमपी ज्वेलर्स से हो या कल्याण ज्वेलर्स से फैमिली से हो, इतना दिन आपके दुकान में ज्वेलरी पड़ा हुआ था, स्टॉक इन ट्रेड था। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, उसको अपने घर में लेके आ गए, अपने खुद के पहनने के लिए पर्सनल इफेक्ट्स में ला दिए। और पर्सनल इफेक्ट्स अगर ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट है, ये सुनो। पर्सनल इफेक्ट्स अगर ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट है, जिसमें पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज ए कैपिटल एसेट शैल बी कंसीडर्ड। जिस दिन आप उस पर्टिकुलर ज्वेलरी को अपने घर में पर्सनल एसेट्स की तरह, पर्सनल इफेक्ट्स की तरह यूज करना चालू कर दिए, उसी दिन से उसका होल्डिंग पीरियड होगा। सर कौन बताता है ऐसा? हाँ अपने दुकान का चीज है, उठा लो पहन लो अरे सर वो पता चल जाता है, ठीक है, जिसको वैल्यूएशन करना आता है वो पता कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट, वेयर शेयर इन द इंडियन कंपनी, शेयर्स इन द इंडियन कंपनी। अगर आप किसी इंडियन कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हो और वो कंपनी कोई अमलगमेटेड कंपनी है, अमलगमेटेड मतलब समझते हो सर? अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अमलगमेशन कंपनी क्या होता है? कंपनी मर्ज हो जाता है। कंपनी मर्ज हो जाता है, अमलगमेशन इन इंडिया। वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन आइडिया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अमलगमेशन में वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। वोडाफोन आइडिया एक अमलगमेशन में अच्छा है। या फिर और बताऊं, टाटा स्टील के साथ कोरस का बता रहा है, वोडाफोन हच का हुआ था, हिंदाल्को, रैनबैक्सी दाइची, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टरलाइट असरको, टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, सुजलन रिपावर, रिलायंस आरपीएल मार्जर, बहुत सारा है, खत्म नहीं कर सकते। रिसेंट ट्रेंड में आप वोडाफोन आइडिया को एकदम बिल्कुल ले सकते हो, वेरी गुड सर, ठीक है। आप वोडाफोन आइडिया का मार्जर को देख सकते हो। तो वोडाफोन आइडिया मार्च होके क्या हो गया, वी, ठीक है, अमलगमेशन हो गया। तो where shares in the Indian company, amalgamated company, becomes the property of an SSE in lieu of shares held by him in the amalgamating company at the time of transfer referred under section 47 subsection 7। तो इस केस में आपका होल्डिंग पीरियड क्या माना जाएगा? The period for which these shares was held by the SSE in the amalgamating company shall be included।
द पीरियड फॉर विच द शेयर्स वाज हेल्ड बाय द एसएससी, मतलब वो जब से उस पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्ड करके रखा है तब से लेके अमलगमेटिंग कंपनी बनने तक पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है वो पहले से ही शेयर होल्ड करके रखा है कंपनी का, नो इशू, उसी दिन से माना जाएगा, चाहे भले ही कंपनी चेंज हो जाए। पहले आप वोडाफोन में थे, आपका वोडाफोन का शेयर था, ठीक है, बाद में ये वोडाफोन आइडिया हो गया, तो जब से आप शेयर होल्ड करके आ रहे हो तभी से आपका शेयर काउंट होगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना। वोडाफोन आइडिया, हाँ बोलो স্যার তাহলে এই ক্ষেত্রে স্যার পিএনবি আর স্যার ইউনাইটেড ব্যাংক যে এক হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কি এটা ধরা হয়? हाँ ऑब्वियसली, अगर वो लोग, अगर आपका किसी का पीएनबी में शेयर होल्डिंग था, ठीक है, अभी पीएनबी और यूनाइटेड बैंक एक हो गया, ठीक है, अभी यूनाइटेड बैंक में भी किसी का शेयर होल्डिंग था, ठीक है, तो आप पुराने जमाने से किसी भी एक ग्रुप में शेयर होल्डिंग था आपका, नो इशू, आपका होल्डिंग पीरियड तब से ही माना जाएगा, कंपनी नया होने के कारण आपका होल्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. The share or any other security is subscribed by the SSE on the basis of right to subscribe to any shares or security by the person in whose favor such right is renounced by the SSE। ये राइट शेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है सर, ठीक है, राइट शेयर में क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा किसी के नाम पे रिनाउंस कर देता है, मतलब कोई त्याग कर देता है, किसी और के नाम पे आ जाता है, अकाउंट्स में सिखाया जाता है राइट शेयर रिनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, किसी को पता है राइट शेयर वगैरह अकाउंट्स में सिखाया जाता है? हाँ सर, रिनाउंसमेंट करना ये सब, Yes, sir. है ना। क्या चैप्टर का नाम क्या है? आपको इशू कर दिया, राइट एंड बोनस इशू, राइट एंड बोनस इशू, राइट एंड बोनस इशू, एग्जैक्टली सर, ठीक है, तो बोनस इशू भी जैसे होता है वो भी एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कल ही आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखाया, ठीक है, बोनस के ऊपर। Exactly, where the shares of any other security is subscribed by the SSE on the basis of right to subscribe to any share or security or by the person whose favor such right is renounced by the SSE। Renounce का मतलब होता है कोई अपना त्याग कर देता है और किसी और को दे देता है, इट्स लाइक दैट। पीरियड फ्रॉम दिस सच डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर्स और सिक्योरिटी शैल बी रिकॉर्ड, जब जिस दिन से वो उसके नाम पे होगा उसी दिन से माना जाएगा, इसमें क्या है। Where the right to subscribe to any shares or security is renounced in favor of any other persons, मतलब इतना दिन ए के नाम पे था, अब ए बी के नाम पे रिनाउंस कर रहा है तो बी के नाम पे हो जाएगा, तो सिंपल बात है, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ सच राइट बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन शैल बी रिकॉर्ड, मतलब जिस दिन से वो पीरियड ट्रांसफर हुआ है उस दिन से। Where any financial asset is allotted without any payment and on the basis of holding of any other financial assets, period from the date of allotment of such financial assets shall be reckoned, मतलब कोई पेमेंट नहीं हुआ लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स ट्रांसफर किया गया किसी को, तो जिस दिन से ट्रांसफर हुआ है उसी दिन से माना जाएगा, मतलब बस कुछ कॉमन सेंस भी लगा लो तो समझ में आ जाएगा आपको, बस मैं वर्ड से एक बार आपको पहचान दिला रहा हूँ कि भाई आप देख लो, होल्डिंग के बेसिस में आपको कभी भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। वेयर शेयर्स इन द इंडियन कंपनी बीइंग अ रिजल्टिंग कंपनी, shares in the Indian company being a resulting company becomes the property of an SSE in consideration of demerger। demerger मतलब अभी आपको मैं मार्ज करके बताया था, डीमार्ज मतलब जब कंपनी अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। पीरियड फॉर विच द शेयर्स वर हेल्ड बाय द एसएससी इन डीमर्ज कंपनी शैल बी इंक्लूडेड, मतलब जिस दिन से वो डीमर्ज कंपनी का शेयर होल्ड करेगा उसी दिन का टाइम पीरियड से उसका होल्डिंग पीरियड काउंट किया जाएगा। Where equity shares in a company becomes the property of the SSE by way of conversion in preference shares into equity shares, ये भी एक होता है सर, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, इसको हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से भी जानते हैं, इक्विटी शेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हो और प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते करते एक ऐसे टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली कंपनी ऐसा चाहता नहीं है बट कई बार कंपनी को ना ऐसा करना पड़ता है, मतलब कंपनी हमेशा चाहेगा भाई जो प्रेफर्ड है उसको प्रेफर्ड रहने दो, ठीक है, क्यों फालतू में उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, शेयर का जो डाइल्यूशन है वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर वाले को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं। तो वेयर इक्विटी शेयर इन ए कंपनी बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर वाले 10 साल 15 साल बाद शर्त के अनुसार इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, शेयर कैपिटल में बदलाव हो गया, तो ये भी कैपिटल एसेट हो सकता है। तो पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर वर हेल्ड बाय द एसएससी शैल बी इंक्लूडेड, जब से वो प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा था तब से माना जाएगा, इक्विटी से नहीं, जब से प्रेफरेंस में होल्डिंग कर रहा था तब से उसका शेयर का, मतलब वो भी एसेट है, उसका होल्डिंग प्रेफरेंस से माना जाएगा, मतलब प्रेफरेंस मानो तो 2005 से प्रेफरेंस होल्ड करके रखा है, 2005 से किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, 2020 में जाके वो 2005 का प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होके
इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो आपका होल्डिंग पीरियड इक्विटी से नहीं प्रेफरेंस से माना जाएगा। क्लियर है बात? बोलो। यस सर। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ होल्डिंग पीरियड के बेसिस में सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 में भी देखो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन बताएगा मुझे? स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? ये भी अगेन अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉय को जो कंपनी शेयर इश्यू करता है, दो होता है, स्वेट इक्विटी शेयर होता है और एक इशॉप होता है, ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। यस सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो कंपनी के लिए मेहनत करता है, ठीक है, तो कंपनी क्या करते हैं, अपने ही एम्प्लॉइज को शेयर अलॉट करते हैं थोड़ा सस्ते दाम पे, मार्केट से थोड़ा सस्ते दाम पे, ठीक है। अगर मार्केट में लोगों के लिए आईपीओ के टाइम पे जैसे रिसेंट ट्रेड में स्वेट इक्विटी या ईसॉप दिया था, ईसॉप था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, श्याम स्टील बोल के एक स्टॉक आया था, हाँ आई थिंक 6 months बिफोर, श्याम स्टील, आई थिंक, हाँ श्याम स्टील ही होगा। ये भी स्टॉक मार्केट में आने के बाद, नहीं श्याम स्टील ही तो है ना, ये श्याम सेंचुरी कुछ बता रहे हैं, नहीं रे बाबा, श्याम स्टील, श्याम मेटलिक्स, कुछ गड़बड़ हो रहा है नाम पे, ये वाला होगा, हाँ श्याम मेटेलिक्स होगा, श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी होगा। 1 year बिफोर, सही कुछ होगा, 1 year के आसपास हो गया होगा, 2021 जून, हाँ ठीक है। इसने दिया था, जब भी ये कंपनी आया था ना, अपने एम्प्लॉय के लिए दिया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है इस कंपनी में, तभी मेरे को पता चला था पहले, कि वो पहले ही मुझे बोल दिया था कि इसका आईपीओ निकलने वाला है, आप थोड़ा मुझे एनालिसिस करके बताओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं उसको बोला कि मेरे को उतना फेवरेट नहीं लग रहा है, मतलब उतना भी मैं पॉजिटिव नहीं था स्टॉक के ग्रोथ के बारे में, और जो यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। तो मैंने बस इतना बोला था, ठीक ठाक रह सकता है, बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव व्यू मेरे को नहीं लग रहा था। तो मैं उसको बोला कि तुम बताओ, क्योंकि तुम कंपनी के अंदर हो, तुमको पता होगा। तो वो बताते कि हम लोगों को तो ऐसे ही दिया जा रहा है थोड़ा सस्ते दाम पे, तो मैं ले लूंगा। मैं जी हाँ, अगर सस्ते में मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे, ले लो भाई, हाँ कंपनी आपको बांट रहा है तो ले लेना चाहिए सस्ते दाम पे, मार्केट रेट से कम दाम में दे देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वेयर एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए कंसेशनल रेट। आप समझ रहे हो, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता है, कई बार कंसेशनल रेट में दे देता है, ठीक है, टू हिज एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग फॉरवर्ड एम्प्लॉइज, मतलब फॉरवर्ड एम्प्लॉइज मतलब जो पहले काम करता था अभी नहीं करता, उनको भी दे सकता है, ठीक है, रिटायर कर गया हो उन्हें भी दे सकता है। तो इस केस में भी आपके पास कंपनी का क्या हो गया, शेयर आ गया, आपके पास कैपिटल एसेट आ गया, शेयर कैपिटल एसेट है ना। तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी रिकॉर्ड, उसको माना जाए। बोलो सर, क्लियर हो रहा है ना? ये डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट का होल्डिंग पीरियड का दिन कब से शुरू होने वाला है, हाँ होल्डिंग पीरियड का दिन कब से माना जाता है, बात क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, यहाँ पर लिख के रखा है, आप चाहो तो पढ़ लो एक बार। मींस इक्विटी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स at a discount or for a consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called, ठीक है। ट्रांसफर क्या है मैंने आपको पहले ही बता के रखा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर के ऊपर, आप एक बार देख सकते हो। व्हाट इज ट्रांसफर? ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ हिज हाउस, आपने किसी के साथ अपना घर बेचने का एग्रीमेंट बनाया। द परचेजर गिव्स द एंटायर सेल कंसिडरेशन, आपको जिसने खरीदा आपको पूरा का पूरा पैसा दे दिया टू ए हैंड्स ओवर द कंप्लीट राइट्स ऑफ पोजीशंस टू द परचेजर, जिसने परचेज किया ए ने पूरा का पूरा पोजीशन उसको दे दिया। सिंस he has realized the entire sale consideration under the income tax act, the above transaction is considered as transfer, ठीक है। यहाँ पर एक तरह का ट्रांसफर था। There are certain types of transactions which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property. So very interesting transfer, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह का होता है। मतलब इसमें ना आप कुछ पेमेंट नहीं करते, कुछ कंसिडरेशन नहीं देते, बट फिर भी आपको कोई एसेट एंजॉय करने का मौका मिलता है। सर ये कैसा होता है? सर से फॉर एग्जांपल आप देखो सर,
there are certain type of transactions which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property. आप लोगों को ट्रांसफर याद है ना सर? ट्रांसफर का एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ट्रांसफर याद है ना? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, हाँ, सेल, एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब आप कंप्लीटली राइट छोड़ देते हो। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट आप लोगों को मैंने पहले ही लिखा के रखा, ठीक है। रिलिंक्विश मतलब क्या? त्याग करना। एक्सटिंग्विश मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। कंपल्सरी एक्विजिशन सरकार करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं नॉर्मली, हाँ, जबरदस्ती किसी को किसी भी जगह से हटा देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर रेल बनेगा, यहाँ पर फैक्ट्री बनेगा, लोगों के अच्छाई के लिए आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ता है देश के खातिर, हाँ सर, ड्यू टू बड़े बिग कॉज। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कंपल्सरी एक्विजिशंस का कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती तो करता है ना, हाँ सर, उठना पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर आपके गांव के जमीन के ऊपर से रेल जाएगा या फिर आप जहाँ पर शहर में रहते हो उसके नीचे से मेट्रो जाएगा तो आपको क्या करेंगे? रिहेबिलिटेट करना पड़ता है ना। जैसे अपने कोलकाता में हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, जो लोग सियालदा सेक्शंस के फुलबागान सेक्शन में जो लोग का घर था उसके नीचे से मेट्रो गया है सर, जो गंगा नदी के नीचे से गया है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, हाँ सर, गंगा नदी के नीचे से, मतलब हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे से हावड़ा मैदान तक से लेके सॉल्ट लेक न्यू टाउन तक वो मेट्रो जाने वाला है सर, ठीक है। ऑलरेडी कोरोना मई तक चलता है, आई थिंक वो न्यू टाउन तक एक्सटेंड कर देगा, मुझे जितना पता है। तो उस काम को करने के टाइम पे फूलबागान सियालदा एरिया में कोलकाता में काफ़ी लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ा, बिकॉज लोगों का बिल्डिंग प्रॉब्लम कर गया था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत हुआ सर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको क्या करते हैं? कंपेंसेशन देते हैं। तो सवाल ये उठता है सर, ऐसे कंपेंसेशन क्या कैपिटल गेन में आता है? ये बात करना पड़ेगा ना सर, हाँ, ये आएंगे सर, अभी आज ही आ जाएंगे। तो देखो ऐसे ट्रांसफर रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। तो ऐसा ही ट्रांसफर रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि जैसे there are certain types of transactions which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property. Okay, मतलब ट्रांसफर हो रहा है और आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हो, बट बदले में आप कुछ पेमेंट ना भी कर सकते हो, कोई कंसिडरेशन आप ना भी दे सकते हो, ठीक है। तो क्या उसको ट्रांसफर माना जा सकता है? जैसे ए पर्सन में बिकम ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन गए सर, वो मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, या फिर आप किसी कंपनी का मेंबर बन गए, मतलब शेयर होल्डर बन गए, या फिर एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, ठीक है। एओपी जो 7 तरह का पर्सन इनकम टैक्स में बेसिक्स में ही सिखाया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, हाँ सर, कंपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको इसके अंदर रखा जाता है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, इस सब के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ जाता है, ठीक है। ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एओपी के अंदर भी कभी कभी काउंट किया जाता है। एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस व्हिच में बी बिल्डिंग हाउसेस, फ्लैट्स, ऐसे होता है ना कि एक बिल्डिंग है उसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी इस सोसाइटी का मेंबर बनेगा उसी को इसमें बिल्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन ही पेज एन एग्रीड अमाउंट, जब वो एग्री अमाउंट पेमेंट करेगा मेंबर बनने का, उसको उस बिल्डिंग, उस प्रॉपर्टी के अंदर या सोसाइटी का जो फ्लैट या हाउसेस के अंदर उसको घर मिलता है। सोसाइटी, तो जैसे ही वो एग्रीड अमाउंट पे करेगा तो सोसाइटी एटसेट्रा हैंड्स ओवर पोजीशन ऑफ द हाउस टू द पर्सन कंसर्न्ड। नो कन्वेंस इज रजिस्टर्ड, इसके कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट डीड या कन्वेंस रजिस्टर करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। वो नॉर्मली कन्वेंस क्या होता है? एक डीड होता है, कन्वेंस डीड होता है। वो कन्वेंस डीड क्या होता है? वो एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं, ठीक है, उस तरह का। लेकिन सोसाइटी के अंदर अगर किसी को कुछ भी पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है तो कोई कन्वेंस डीड या सेल डीड बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेल डीड नहीं बन रहा है फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं सर, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स दिस अबव ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांसफर। तो कन्वेंस या सेल डीड वगैरह जो होता है ना, वो बेसिकली ट्रांसफर को दोहराता है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है। कन्वेंस डीड इसलिए बनाना पड़ता है बिकॉज उसमें स्टैम्प ड्यूटी कन्वेंस डीड के बेसिस में ही बनता है। इसके ऊपर भी सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में इसके ऊपर भी स्टैम्प एक्ट के अंदर ये सब के बारे में चर्चा किया गया है सर, ठीक है, ठीक है। सबको जरूरी नहीं है, बिकॉज सबको इस तरह का लॉ सीएमए को या फिर सीए को अभी जरूरत नहीं है, किसी किसी केस में फाइनल लेवल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जब पढ़ना पड़ेगा पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली सीएस को तो इंटरमीडिएट लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल में ही ये सब एक्ट के बारे में जनरल लॉ के अंदर पढ़ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है सर। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है। तो कन्वीनियंस इज, नो कन्वीनियंस इज रजिस्टर्ड, जो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जरूरी होता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल दिया सर
कि भाई हम तो इसको ट्रांसफर मानेंगे, भले ही आप इसमें स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करो, भले ही आप इसको कन्वेंस रजिस्टर्ड करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसको मान लेंगे कि भाई ये तो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है मतलब कैपिटल गेन। समझ गए सर? हेलो, समझे कि नहीं? हाँ सर। ओके, एक इलस्ट्रेशन है, इजी इलस्ट्रेशन है, चलो देखते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन जो है ये आपको क्या बताता है, देखो इतना देर से मैं आपको जो होल्डिंग पीरियड समझा के ला रहा था, उसी होल्डिंग पीरियड रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट एंड पीरियड द होल्डिंग, हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है। मतलब आगे अगर मतलब जो भी एसेट्स आगे हैं इसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे कि शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी बंद होने को है, ऐसी कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपको कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स मिलता है तो आपका होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट लेते हो, ठीक है, अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट लेते हो तो आपका होल्डिंग पीरियड काउंटिंग कैसे होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी करके आए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो सर। शेयर हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन, the period after the date on which the company goes into liquidation shall be excluded while calculating the period of holding। जिस दिन से कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा उस दिन, उस पर्टिकुलर डे के बाद का जो पीरियड है उसको छोड़ दो। The period after the date on which the company goes into liquidation shall be excluded while calculating the period of holding। तो कंपनी का लिक्विडेशन डेट से लेके कंपनी पूरा बंद होने तक का जो पीरियड है वो आपका होल्डिंग पीरियड नहीं माना जाएगा। देयरफॉर द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशंस। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा, जिस दिन आप कंपनी का शेयर एक्विजिशन किए थे, ठीक है, हो सकता है कि आपने कंपनी का शेयर 1 अप्रैल 2012 को लिए थे, ठीक है, एंड एंड विद द डेट ऑन व्हिच द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, से फॉर एग्जांपल, तो 1/4/2012 से 1/4/2022 या 31 मार्च 2022 जो भी डेट है, ठीक है, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। बिकॉज 1/4/22 के बाद कंपनी कहाँ चला गया, लिक्विडेट होने चला गया। मतलब अभी कंपनी धीरे धीरे जो भी बाकी वगैरह है एसेट्स वगैरह सेल करेगा, ठीक है, एसेट सेल करके अपना डेब्ट वगैरह चुकता करके, ठीक है, मार्केट से क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर लेगा, ठीक है। तो वो जो लिक्विडेशन प्रोसेस जब से चालू होता है उसको, उस पीरियड को निकाल देना चाहिए, ठीक है। आपका एक्विजिशन पीरियड से लेके जिस दिन से लिक्विडेशन चालू होता है उतने दिन का जो पीरियड है उसको आपका होल्डिंग पीरियड माना जाता है। क्लियर सर? पहले भी बोला फिर से बोल दिया एग्जाम्पल के अंदर। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए, है ना, आपको जब भी रिटर्न में लिखना चाहिए, या फिर अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर अगर आपको ये सब पॉइंट दे देगा, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट में आपको बता देगा, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए होल्डिंग पीरियड का। तो इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड देन ओनली यू कैन चूज द राइट आंसर, ठीक है। सो आपको प्रॉपर वे में नॉलेज लेना चाहिए। तो कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो, एमसीक्यू पूछ ले, रिटर्न में लिखना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पैटर्न को लेके ना काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। सर क्वेश्चन पैटर्न से ज्यादा चिंतित तो आपको नॉलेज में होना चाहिए, है ना, क्यों सर? आप लोग कभी स्पोर्ट्स खेले हो, स्पोर्ट्स कोई भी तरह का स्पोर्ट्स, से फॉर एग्जांपल क्रिकेट, हाँ, मानो कि ये क्रिकेट जो खेल रहा है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल करते हैं और जो बैट्समैन होते हैं वो बैट करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या बॉलर बैट्समैन को जो बॉल करते हैं, ये बैट्समैन के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या बॉल डालने वाला है, बोलो ना। बॉलर बैट्समैन Yes, को sir. जो बॉल डालता है ये बैट्समैन के लिए क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत बड़ा हाँ सवाल सर है। बॉलर को पता ही नहीं है कि वो किस तरह का बॉल डालेगा, बाउंस मारेगा, स्पिन करेगा, स्विंग करेगा, हाँ, स्ट्रेट डिलीवरी करेगा, यॉर्कर मारेगा, कुछ भी नहीं पता, हाँ, शॉर्ट पिच डालेगा, कुछ भी नहीं पता। तो हर केस में बैट्समैन के पास क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई बॉलर आगे क्या बॉल डालने वाला है। तो क्या बॉलर उसको बोल के बॉल डालता है, एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको बस ये सलाह देना चाहता हूँ
कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको रेडी रहना चाहिए। तो बैट्समैन कभी ना ऐसा ही कैरेक्टर होता है, चाहे वो विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी हो या सचिन तेंदुलकर, जो भी महान बनते हैं, या फिर नॉर्मल कोई भी बैट्समैन, आम आपकी गली का बैट्समैन, आप खुद जब क्रिकेट खेले होंगे, ठीक है, आपको ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। ये सवाल कुछ भी हो भाई, हमको रेडी रहना है। तो कभी भी बॉलर बोल के नहीं बताता कि ले बेटा चल मैं तेरे को शॉर्ट पिच डालूंगा, ठीक है, चल बेटा मैं तेरे को यॉर्कर डालूंगा, रेडी हो जा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। यू हैव टू बी रेडी प्रीवियसली, प्रायर रेडी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ही मेरा कहने का मतलब है, चाहे स्पोर्ट्स हो या एडुकेशन, आप रेडी होते चलो सर, नॉलेज लेते जाओ, और फिर उसके हिसाब से हाँ ये भी जरूर देखो कि कैसे कैसा सवाल होता है, बॉलर कैसे कैसे बॉल डालता है, जैसे बैट्समैन देखता है ना, वो भी देखता है कि कैसा कैसा बॉल नॉर्मली बॉलर डालता है, ठीक है। तो सिर्फ एक आइडिया हो जाता है, एक ट्रेंड सेटर हो जाता है आपका, वो अच्छा है। लेकिन एकदम आप भरोसा करके नहीं जा सकते कि एग्जाम में एकदम डिट्टो कॉपी बुक की सवाल करेगा, आप जैसे जैसे पढ़ के गए थे वैसा ऐसा होगा। रियलिटी हमेशा ऐसा नहीं होता, अलग भी हो सकता है, तभी तो वो एग्जाम है, ठीक है सर। तो बस सिंपल सा सजेशन है, मानना है तो मानो, अच्छा लगे तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो भूल जाओ, और क्या। बोनस शेयर्स, आपके सामने दूसरा सवाल था, बोनस शेयर का होल्डिंग पीरियड बड़ा सिंपल है। द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स एंड विल एंड विद द डेट ऑफ ट्रांसफर, है ना। लास्ट भी नहीं पढ़े हम लोग, कल का एक क्वेश्चन किए थे। फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर इसका क्या है, द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द सोसाइटी, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द सोसाइटी, जिस दिन आपको कोऑपरेटिव का शेयर मिला था। जैसे कंपनी में शेयर होता है ना, ऐसे कोऑपरेटिव में भी शेयर होता है। सर ऐसे भी होता है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस जानते हो आप लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, कोऑपरेटिव बिजनेस सर में, अमूल। हाँ वेरी गुड सर, अमूल का एग्जांपल तो मुझे बार बार याद आ जाता है, ठीक है। ऐसे बैंक भी चलता है बहुत सारा, अपने वेस्ट बंगाल में भी काफी सारा बैंक कोऑपरेटिव सिस्टम में चलता है। जैसे कि कोलकाता में मैं कभी देखा नहीं, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखा। एक कांथी बोल के एक शहर है दीघा के पास, कॉन्टाई बोलते हैं लोग उसको इंग्लिश नाम पे, बट बंगाली नाम उसका कांथी, ठीक है। दीघा जो है ना सर शहर, समुंदर वाला, उस वहाँ पर मैंने देखा कॉन्टाई कोऑपरेटिव, ठीक है। वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस इसलिए बिकॉज लोकल एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। एक ईस्ट मिदनापुर में मैंने और एक देखा विद्यासागर कोऑपरेटिव बोल के। साउथ इंडिया में काफ़ी सारा कोऑपरेटिव चलता है। पूना एरिया में भी मैंने एक बैंक का नाम सुना था, महाराष्ट्र के नाम पे, मुझे नाम याद नहीं है बिकॉज थोड़ा मराठी नाम पे था शायद, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोऑपरेटिव बैंक भी बहुत सारे होते हैं, और अमूल तो है ही। और जो एग्रीकल्चरल लेवल में जो फार्मर्स का सोसाइटी होते हैं वो भी कोऑपरेटिव लेवल में चलता है। अमूल इसमें सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन करके दिखाया, ठीक है। बिना कंपनी बना के सिर्फ कोऑपरेटिव बना के उसने दिखा दिया कि यस, विदाउट बिल्डिंग ए कॉर्पोरेट, ठीक है, वो भी कॉर्पोरेट जैसा ही कल्चर बना सकता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट तो वो है नहीं, बट बना दिया सर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसे इसमें भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब बेसिकली मेंबर बनता है, उनको भी शेयर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको शेयर के बेसिस में घर दिया गया, ठीक है, ऐसे ही द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द सोसाइटी एंड विल एंड विद द डेट ऑफ ट्रांसफर। और जिस दिन आप अपना शेयर ट्रांसफर कर दोगे किसी और को, इतना दिन आप कोऑपरेटिव का मेंबर थे, बट अभी आप मेंबर रहना नहीं चाहते, किसी और को मेंबर शिफ्ट करना चाहते हो, उस दिन आपका ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर होल्डिंग पीरियड के बेसिस में, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एसेट होल्डिंग के बेसिस में आज मैं आपसे कुछ ज्यादा ही बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, एनी ट्रांजैक्शंस बाय वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर और एक्वायरिंग शेयर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाय वे ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर which has the effect of transferring or enabling enjoyment of any immovable property is a transfer under section 2 subsection 47 clause 6। ओके ये सब आप लोगों को मैं क्या बताऊं, ये स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका, सेक्शन 45, ठीक है। सेक्शन 45 ये इसके अंदर ना कुछ वाइटल पॉइंट है, ठीक है। जैसे सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जनरल प्रोविजंस, ये आप लोगों को पता है, मैं बस आपको बस थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा। एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर, मतलब आप जिससे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा ईयर चल रहा है 22-23, है ना सर। आपने 21-22 पे, एक्चुअली अभी नहीं चल रहा है, अभी तो 21-22 ही चल रहा है, मार्च जब आएगा
22-23 चालू हो जाएगा अप्रैल से, मार्च के एंड के बाद, तो बस आपके एग्जाम टाइम पे ही चलेगा। तो 22-23 असेसमेंट ईयर पे, प्रीवियस ईयर 21-22 पे क्या बता रहा है सर, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट्स इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर अदर देन एग्जेम्पशंस कवर्ड अंडर दिस चैप्टर, जिसके केस में एग्जेम्पशंस मतलब जिसको कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं माना जाता, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस हेड इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ठीक है, जिस साल प्रीवियस ईयर में जो ट्रांसफर हुआ है। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है, capital gains are chargeable as the income of previous year in which the sale or transfer takes place. In other words, for determining the year of chargeability, the relevant date of transfer is not the date of agreement to sell, but the actual date of sale. That is, the date on which the effect of transfer of the title of the property as contemplated by the parties has taken place. However, as already noted, Income Tax Act has recognized certain transaction as transfer in spite of the fact that conveyance deed might not have been executed and registered. Conveyance deed में आपको बोला था ना, just like a sale deed, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस करके क्या बनता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बनता है। Power of attorney sales as explained above or cooperative facility transactions for acquisitions of houses are examples in this regard. सर मैंने आपको अभी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा, जैसे मानो 45 सबसेक्शन 1A में बोला है, क्या बोला है सर 45 सबसेक्शन 1A में, सर इंश्योरेंस रिसिप्ट। सर इंश्योरेंस रिसिप्ट क्या होता है, सर आपने इंश्योरेंस करके रखा था और आपको बदले में एक सडन टाइम पे आपका इंश्योरेंस के कारण बड़ा लमसम अमाउंट मिल गया आपके हाथ में, डिफरेंट रीजन में आपको इंश्योरेंस रिसिप्ट मिल सकता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, डैमेज इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस के पैसा आपको मिल सकता है। अब क्वेश्चन इज दैट सर ये इंश्योरेंस रिसिप्ट क्या कैपिटल गेन चार्ज करता है, क्या ये सवाल मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इंश्योरेंस रिसिप्ट तो लमसम होता है ना, इंश्योरेंस रिसिप्ट लमसम होता है, कोई 50 लाख किसी को मिल जाता है, किसी को 10 लाख मिल जाता है, किसी को 1 करोड़ मिल जाता है, डिपेंड करता है उसका क्या इंश्योरेंस वैल्यू है उसके बेसिस में। तो वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एनी मनी और अदर एसेट्स अंडर एनी इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरर, मतलब जहां पर आपने इंश्योरेंस करके रखा था, ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्शन के कारण आपके कोई मशीन था, कोई बिल्डिंग था, उसका इंश्योरेंस था, वो डैमेज हो गया, आपको इंश्योरेंस मिल गया, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्शन ऑफ नेचर, रायट और सिविल डिस्टर्बेंसेस, बहुत ही बेकार चीज होता है, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, ठीक है, मतलब एक्चुअली ये भगवान का दिया हुआ है और ये इंसान खुद बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बोला ये फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, आजकल इसमें भी इंसान का बहुत बड़ा हाथ हो रहा है, स्पेशली फ्लड में, ठीक है, ज्यादा साइक्लोन बनने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा रीजन है। इस बार पश्चिम बंगाल में, मतलब बे ऑफ बंगाल में, नॉट जस्ट इन पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल में इतना बार लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लास्ट 10 साल में नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि इस बार ठंड के मौसम में बंगाल का अगर आपने वेदर देखा होगा, कितना बार साइक्लोन आया है, साइक्लोन मतलब लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, साइक्लोन नहीं हुआ बट लो प्रेशर हुआ है, जो साइक्लोन का ही एक छोटा सा रूप है। मतलब ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर गल रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर ज्यादा बन रहा है और ज्यादा मॉइस्चर के कारण ज्यादा मतलब साइक्लोनिक सिस्टम फॉर्म हो रहा है, यही रीजन है, और क्या रीजन हो सकता है। मतलब कभी क्या होता है ना, इस तरह का ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कभी क्या करेगा, एक जगह में बहुत बारिश करेगा और किसी जगह में ना एकदम मतलब ड्रॉट करेगा, ठीक है, इस लाइक जैसे इंसान का होता है ना, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी बहुत ज्यादा लिक्विड डायरिया टाइप का, इट्स लाइक दैट, कभी डायरिया करेगा कभी कॉन्स्टिपेशन करेगा, ऐसा ही मतलब ये वेदर खराब का सिचुएशन का मतलब जैसे शरीर का सिचुएशन खराब होना। सर क्या क्या आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो सर, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी, ठीक है, मतलब अगर कभी चाइना ने हमें अटैक कर दिया या पाकिस्तान ने हमें अटैक कर दिया या फिर हमने चाइना पे अटैक किया या फिर हम पाकिस्तान पे अटैक किए, कर सकते हैं बिल्कुल, पाकिस्तान पे तो अटैक करना ही चाहिए। हाँ सर, क्यों जबरदस्ती युद्ध मांग रहे हो, नहीं सर वो जगह हड़प रहा है तब से, हाँ जगह इतना हड़पाने देना नहीं चाहिए,
पीओ के खाली करने के लिए बोलना चाहिए। देखा आप लोगों ने क्या बोला, वो हुंडई पाकिस्तान जबरदस्ती बुलवाए उन लोगों से, कश्मीर सोल्जरिटी डे। हाँ, मतलब बेसिकली कहना चाहता कि कश्मीर अलग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़े बड़े ब्रांड से बुलवाया जा रहा है। आप लोगों ने खबर देखा? हाँ, नहीं देखा? अरे भाई कितना बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है। हुंडई का शेयर गिर गया, हुंडई का शेयर प्राइस गिर गया। हुंडई इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है सर, ठीक है। ক্ষমাও চেয়েছে আবার। आप उस क्षमा का क्या मतलब है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्षमा क्यों मांगोगे? हुंडई তা ভুল করে বলে ফেলেছে না, সব दिख দিয়ে डाउन হয়ে গেছে। भूल करे बोले पहले से। हाँ, ये पाकिस्तान उसको फोर्स करके करवाया। किया मोटर्स भी है इसके अंदर, किया मोटर्स भी है, हुंडई है, केएफसी पिज्जा हट ने भी किया है। पाकिस्तान का जो कंपनी केएफसी पिज्जा हट का ब्रांड एंडोर्समेंट करता है उसने भी किया है। सब जानबूझ के कर रहा है, बेसिकली पाकिस्तान उसको फोर्स कर रहा है आप करो ऐसा। लेकिन आपको देश के बारे में पता होना चाहिए ना, कुछ भी ट्वीट कर दोगे। क्षमा लेने का क्या मतलब है? पहले आप भड़काओगे फिर बोलोगे क्षमा। बंगाली में एक बड़ा फेमस बात है सर, जूतो मेरे गुरुदान। हाँ, पहले जूता मारोगे फिर गाय दान करोगे, क्या मतलब? साउथ कोरियन मल्टी कंपनी है, कोरिया को पता है कि कितना सेंसिटिव मैटर है ये। आप ऐसा नहीं कर सकते, खरीदना बंद कर दो इनका चीजें। ये एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है। सर ऐसा थोड़ी ना अच्छा बात होगा सर, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा। क्यों? इंडियन कंपनी का अच्छा होगा। टाटा टाटा भले ही कितना खराब गाड़ी बनाए वही ले लो, बंद कर दो ये विदेशी चीज लेना। केएफसी पिज्जा हट में जाना बंद कर दो, लोकल अपने घर के बगल का किसी दुकान से नाश्ता कर लो। सर क्यों ऐसे बात कर रहे हो? सर ऐसे जब ये एंटी नेशनल बात करेगा तो गुस्सा नहीं होगा? हाँ बोलो। और ऐसे बड़े बड़े कंपनी दुनिया के सामने क्या मैसेज खड़ा कर रहा है? हाँ, कश्मीर सोल्जरिटी डे, क्या पता कश्मीर के बारे में इनको? क्या पता इसको कश्मीर का क्या नॉलेज है इनको? पाकिस्तान को खुद पता है पाकिस्तान क्या है, नाम देने से ही पाकिस्तान हो जाता है कोई कोई। जबरदस्ती पाकिस्तान बनाया, अब क्या बोलो बोलो। ठीक है, तो ये सब कोल्ड वॉर खेल रहा है, कोल्ड वॉर खेल रहा है हमारे साथ। जिस दिन हम लोग भी आ जाएंगे ना अपने पैरों में पूरा का पूरा, हम लोग भी ना दिखा देंगे इन लोगों को, बदमाशी निकल जाएगा। नहीं, वे फॉरेन ब्रांड सब बड़े बड़े ब्रांड से ऐसे करके अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा कोई मतलब नहीं लगता मुझे, पता नहीं। फिर कल बोलेगा आज आज बोल रहा है कश्मीर सोल्जरिटी डे, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा नागालैंड सोल्जरिटी डे, फिर बोलेगा अरुणाचल सोल्जरिटी डे। क्यों बोल रहे हो, जान समझ रहे हो ना आप? हाँ आपको भारत का मैप का पता है ना सर, जो जो एरिया को ये लोग अटैक करना चाहता है। हाँ चाइना। ठीक है, यहाँ पर कश्मीर सोल्जरिटी डे चिल्ला रहा है, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल सोल्जरिटी डे चिल्लाएगा, ठीक है, फिर बोलेगा नागालैंड सोल्जरिटी डे चिल्लाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर पंजाब वाले तो थोड़ा पागल है ही ना, पंजाब वाले पागल है। ये लोग जो लोग पंजाब का जो खलिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले, ठीक है, खलिस्तान समझते हो? खलिस्तान क्या होता है? ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है और भारत का कुछ हिस्सा है जो मिला के ये लोग खलिस्तान बनाना चाहता है, भारत से अलग हो जाएगा। बस सब अपना अपना सोल्जरिटी मनाना चालू कर दो, काट के मार के खत्म कर दो, शेष खत्म कर दो इसको, काट काट के। ऐसे तो ऑलरेडी दो दो बड़ा बड़ा घाव तो लग गया, और भी काट के खत्म कर दो। और क्या चाहिए, रहने का जरूरत ही नहीं है। भारत देश बोल के कुछ रहना ही नहीं चाहिए, सब अपना अपना देखो। पॉलिटिक्स अपने जगह में है, कंट्री अपने जगह में। अपोज करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल के अपोज करोगे। मतलब ये कुछ कुछ हमारे देश के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियंस है, क्या बात करना उनको आता ही नहीं है, सीरियसली। मतलब वो अपोजिशन लेने के लिए कुछ भी बताते रहते हैं, कुछ भी बक देते हैं, बस मैं अपोजिशन हूँ,
मैं कुछ भी बोलूंगा। अरे कुछ भी क्यों बोलोगे, कुछ भी करो भाई, देश का यूनिटी को मत तोड़ो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या है ना, सबको अपना अपना मतलब गद्दी पसंद है, मतलब अपने देश के अंदर ही ना लड़ाई लड़ रहा है। ये लोग देश के बाहर वाले के साथ क्या लड़ेगा। अच्छा आगे देखो, कोई कंट्री अटैक कर दे या फिर हम किसी को अटैक कर दे तो उसके लिए हमें अगर कोई मुआवजा मिलता है, मतलब कोई कंपेंसेशन मिलता है या इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, ठीक है। एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ सच मनी और अदर एसेट्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। जो भी इस तरह का गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में चार्ज किया जाएगा। And shall be deemed to be the income of such person for the previous year in which such money or other asset was received. Deemed to be the income of such person for the previous year in which such money or other assets was received. ठीक है, मतलब ये पैसा आपका कैपिटल गेन में आ जाएगा। Full value consideration in order to compute capital gains, the value of any money or the fair market value. फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है मैं आपको बताएं, ठीक है। जो बेसिकली मार्केट में फेयर रेट चल रहा हो उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। Of other assets on the date of such receipt shall be deemed to be the full value consideration received or accruing as a result of transfer of such capital asset. तो इन सिंपल सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A आपको क्या कह रहा है सर, कोई भी इंश्योरेंस रिसिप्ट अगर आपको मिल रहा है ड्यू टू दीज रीजंस एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रॉब्लम, एज ए रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर, रायट, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन। एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन में मुझे बात करना चाहिए था, जैसे कि आपका भोपाल में हुआ था। हाँ सर, भोपाल में जो हुआ था पता है ना आप लोगों को, भोपाल गैस लीक, आई थिंक इससे मतलब भयंकर चीजें भारत में और हुआ नहीं, ऐसे और भी हुआ है छोटा मोटा, बट भोपाल गैस लीक का प्रॉब्लम आज भी भारत में बहुत भयंकर है। वैल्यू कंसिडरेशन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे सर। और एक चीज है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट, ये क्या है सर? वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं आप लोगों को बताया था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कहीं बहुत सारे कंपनी हैं जो यूलिप बेचता है। इससे पहले मैं इसी क्लास में डिस्कस किया था। ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 कब बेच रहा है? 1 फरवरी 2021 के बाद से, टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डज नॉट अप्लाई, जिसमें सेक्शन 10 का जो कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 10 का जो एरिया है वो अप्लाई नहीं होता। ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो 2,50,000 से ज्यादा है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी, और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2,50,000, अगर एग्रीगेट अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रीमियम का, इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एनी सच यूलिप, इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय ए पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा यूलिप में पैसा प्रीमियम डाल रहे हो और जिसका ओवरऑल वैल्यू 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक है। प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2,50,000 या एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रीमियम, मतलब एक यूलिप हो या एक से ज्यादा यूलिप हो, एक यूलिप या फिर एक से ज्यादा यूलिप, अगर 2.5 लाख क्रॉस कर जाए तो उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। सिंपल बात है, अगर 2.5 लाख क्रॉस कर जाए तो उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है सर? कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एज स्टॉक इन ट्रेड। सर इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्यों? इसका क्वेश्चंस कर चुके हैं। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका मैं आपको एक बार बस समरी याद दिलाऊंगा, ठीक है। क्या है समरी 45 सबसेक्शन 2 का? सर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है और बहुत पॉपुलर भी है। सर इसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकता है। जब आपका कैपिटल एसेट, मतलब इतना दिन आपका कैपिटल एसेट हुआ करता था, ठीक है, इतना दिन आपका कैपिटल एसेट हुआ करता था, हो सकता है कोई फर्नीचर्स हो, ठीक है, मतलब कोई एंटीक टाइप का, कोई एंटीक फर्नीचर हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकता है, कोई जमीन हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, जिसको कैपिटल एसेट कहते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का जो डेटा आपके पास है मैंने लिखा के रखा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के हिसाब से जो कैपिटल एसेट्स हैं, अगर उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड मतलब धंधे में, अपने बिजनेस पे, धंधे में मतलब अपने बिजनेस पे कन्वर्ट कर रहे हो, इस केस में आपका दो चीज हो सकता है, आपका कैपिटल गेन भी हो सकता है, आपका बिजनेस इनकम भी हो सकता है। अगर कैपिटल गेन होगा, अगर कैपिटल गेन होगा तो क्या होगा? मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ बिजनेस इनकम, इसमें आपको देखना पड़ता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है। हो सकता है जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था आपको, एक एसेट अपने 80,000 में कभी लिया था, उसको आप 10 साल बाद कन्वर्ट कर रहे हो अपने ही बिजनेस पे, लेकिन उस दौरान उसका फेयर मार्केट वैल्यू 5.5 लाख का हो गया। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। तो फेयर मार्केट वैल्यू 10 साल 15 साल बाद कुछ और हो सकता है या होना भी चाहिए, बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन है, समय के साथ साथ एसेट का वैल्यू भी बढ़ जाता है ना। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वहां से माइनस करना चाहिए कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब COA एंड COI, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस का वैल्यू इंडेक्स करके और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का वैल्यू इंडेक्सेशन करके। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैट जो प्रोवाइड किया ना, जो नोट्स प्रोवाइड किया कंप्लीट, उसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का मिल जाएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कुछ देर में। ठीक है, आप इंडेक्स चार्ट एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट जो भी होगा उसको माइनस कर देना, और इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी कंसीडर्ड इन रिलेशन टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एकदम सर बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन कराया आपको, आप कॉपी चेक करो, आपके पास है। ठीक है, अगर मिस है बाई चांस क्लास तो फिर कर लो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स जो भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मैं कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड का ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करा के रखा, और बहुत ही वाइटल एंड पॉपुलर क्वेश्चन है सर, मतलब ये कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स रियली वेरी वेरी पॉपुलर एंड वाइटल। सर ये हो गया कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। और बिजनेस इनकम क्या होगा, अगर आपको बिजनेस इनकम देखना है तो जैसे ही आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो स्टॉक इन ट्रेड का जो भी वैल्यूएशन है उसको जैसे आप सेल करोगे, ठीक है, मतलब आपने इतना दिन आपका कोई ज्वेलरी था, आप उसको कैपिटल एसेट की तरह घर पे रखे थे, हाँ भले ही वो पर्सनल एसेट्स हो, बट ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट, भले ही वो पर्सनल इफेक्ट्स हो, ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट। अब ज्वेलरी को आप दुकान में ला दिए, ठीक है, सपोज आप अंजलि ज्वेलर्स के ओनर हो या MP ज्वेलर्स के हो, कुछ भी, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड में जैसे कन्वर्ट कर लिए, और जिस दिन आप ज्वेलरी को सेल करोगे तो सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऑफ कन्वर्जन, आपका बिजनेस इनकम निकल जाएगा। तो आपका कैपिटल गेन इनकम भी होगा, आपका बिजनेस इनकम भी होगा। यही था ना सर, यही है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अभी भी 2 इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो ये इलस्ट्रेशन करो मेरे साथ साथ, चलो सर फटाफट देखो, नोट देखो, बोथ कैपिटल गेन्स एंड बिजनेस इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन व्हिच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। दोनों ही इनकम टैक्स में चार्ज होगा। ठीक है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो या फिर वो बिजनेस इनकम हो या कैपिटल गेन हो। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए इज द ओनर ऑफ ए कार, ए एक गाड़ी का ओनर है, ऑन 1/4/2021 ही स्टार्ट्स अ बिजनेस। ये गाड़ी का ओनर है सर, सेकंड, A is the owner of a car. On 1st April 2021 he starts a business of purchase and sale of motor car. 2021 में उसने गाड़ी सेल करने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब गाड़ी परचेस सेल का, मतलब गाड़ी का ट्रेड करेगा। He trades the above car as part of the stock in trade. उसने अपनी ही गाड़ी को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया ऑफ हिज न्यू बिजनेस, और उसको सेल भी कर दिया 31 मार्च 2022 को, एंड उसको 1 लाख का प्रॉफिट भी हो गया। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन हिज हैंड्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। क्या होगा बोलो सर, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये अपनी ही गाड़ी को बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, सेल करके 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया 22-23 में, सॉरी 21-22 में। क्या होना चाहिए? टैक्स चार्ज कर देंगे सर, कैपिटल गेन हो जाएगा, बोलो। किसी का भी मुझे आंसर नहीं मिला, बोलो सर बोलो, क्या कर देना चाहिए? कैपिटल गेन होगा सर। कैपिटल गेन होगा, शिवम ने बोला कैपिटल गेन होगा, क्या सबका मानना ही है कैपिटल गेन होगा? बोलो ना सर, क्या कैपिटल गेन होगा या नहीं? कोई नो बोलोगे क्या, या सभी कोई कैपिटल गेन हाँ बोलोगे? अगर कोई नो बोलेगा तो उसका रीजन देना पड़ेगा।
एनीवन सर, एनीवन, बोलो ना, जो भी मन में है बोलो, क्या इसको कैपिटल गेन मानेंगे? चुप क्यों हो सर, बोलो तो सही। ठीक है चलो देखते हैं सर। না স্যার, এটা তো শুধু বিজনেস ইনকামই এটা হওয়ার হবে কথা। कैपिटल गेन होगा, चौथा बिजनेस इनकम হবে। স্যার গাড়ি তো স্যার। यस सर, गाड़ी है, कार इज ए पर्सनल एसेट, दिस इज नॉट कैपिटल एसेट। Conversion or treatment of the same as stock in trade of his business will not be trapped by the provision of section 45 subsection 2. Hence, A is not liable to capital gain tax. Business income पे टैक्स दे देगा सर, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज कार पर्सनल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, समझ हाँ में सर। आया? इस क्वेश्चन का यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था। Yes, sir. देखा, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कितना जान खा लिया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर दिया। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ सर। ये वाला क्वेश्चन बताओ। X converts his capital assets acquired on June 10, 2003. जून के 10 तारीख 2003 को उसने एक कैपिटल एसेट परचेज किया 60,000 में, उसको कन्वर्ट कर रहा है अभी। X convert his capital asset into stock in trade on March 10, 2021 को। The fair market value on the date of above conversion is 5,50,000, 5,50,000 जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन का वैल्यूएशन 5.5 लाख का। He subsequently sells the stock in trade so converted for 6 लाख, जिसको वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था, मतलब अपनी दुकान में बिजनेस में लाया था, उसको सेल कर दिया 6 लाख में ऑन जून 10, 2021 को। डिस्कस द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम। क्या बोलते हो, कैपिटल गेन होगा ना? क्या कैपिटल गेन होगा? कैपिटल एसेट तो है सर। सर वेरी गुड सर, देखो लैंग्वेज में ही बोला। कैपिटल गेन यस, कैपिटल एसेट तो है तो कैपिटल गेन तो होगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है ना। और बिजनेस इनकम भी है, लेकिन अभी आपको कैलकुलेट करके ये बस लिखना होगा कि कब होगा और कितना होगा, बस यही आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो लिख लो, सिंस द कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, 2021 प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, तो it will transfer under section 2 subsection 47 during previous year 2021. However, the profits and gains arising on the above conversion will be chargeable to tax on assessment year 22-23, है ना? Since the stock in trade has been sold only on June 10, 2021, for this purpose the fair market value on the date of such conversion, that is 10th March 2021, will be full value consideration for computation of capital gain. That means उसका जो acquisition cost है वो 5.5 लाख है और 6 लाख उसका सेल वैल्यू है, तो 6 लाख से 5.5 लाख को हटाओ और कितना इनकम हो जाएगा बिजनेस का? 50,000। तो बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वुड बी टैक्सेबल इन 22-23, तो ये 50,000 का टैक्सेबिलिटी 22-23 में होगा। ठीक है, ये बिजनेस इनकम है। thus both capital gains and business income would be chargeable to tax in the assessment year 22-23। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन में भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कैपिटल गेन में भी चार्ज हो जाएगा और ये बिजनेस इनकम में भी चार्ज हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ डेट पूछा था। ठीक है, हमें यहाँ पर सिर्फ डेट पूछा था कि कब चार्ज होगा। सर दोनों ही 22-23 में चार्ज होगा, असेसमेंट ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। ना बोला क्या? मुझे ऐसा लगा। कंपेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, कई बार गवर्नमेंट से हमें कंपल्सरीली एसेट देना पड़ता है, उसका हिसाब किताब है। ठीक है, जो सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में बोला है, sometimes a building or some other capital asset belonging to a person is taken over by the central government या state government or by way of compulsory acquisitions. In that case, the consideration for the transfer is determined by the central government of RBI. ये कौन डिसाइड करता है? RBI डिसाइड करता है। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ।
एज वेल एज एग्जाम सिचुएशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ एंड आरबीआई को कंपेंसेशन डिसाइड करना पड़ता है। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट पेज द अबव कंपेंसेशन, कैपिटल गेन्स में अराइज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगा तो कैपिटल गेन अराइज करेगा। Such capital gains are chargeable as income of the previous year in which such compensation is received. जिस पर्टिकुलर ईयर में कंपेंसेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का ही वो टैक्स माना जाएगा, है ना, उसी का कैपिटल गेन माना जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। सर एनहांस कंपेंसेशन भी हो सकता है। सर एनहांस क्या? सर मेनी टाइम्स पर्सन हुज कैपिटल एसेट्स हैव बीन टेकन ओवर, जिसका एसेट ले लिया जाता है, मतलब जमीन या जो भी एसेट्स ले लिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हु गेट कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कोर्ट में जाते हैं और उसने ये बताते हैं कि भाई मुझे जो कंपेंसेशन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, कंपेंसेशन ज्यादा करना चाहिए, तो उसमें एनहांसमेंट आ जाता है। इफ द कोर्ट अवार्ड्स अ कंपेंसेशन व्हिच इज हायर देन द ओरिजिनल कंपेंसेशन, अगर कोर्ट बोलता है कि यस, जिस इंडिविजुअल ने कोर्ट में कोई केस किया या ईचयूएफ ने कोर्ट में केस किया कि भाई कंपेंसेशन ज्यादा होना चाहिए और कोर्ट को भी लगता है कि सरकार ने उसको कम दिया, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, अब ज्यादा देना पड़ेगा। तो फिर बाद में जो डिफरेंस अमाउंट जो होगा ना, मानो कि पहले 10 लाख दिया था, एक भी कोर्ट बोल रहे नहीं उसका 15 लाख होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया सर? 5 लाख। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को कैपिटल गेन मानेंगे। कब मानेंगे? इन द ईयर इन विच सम इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिस साल उसको गवर्नमेंट से ये मिलेगा। तो एनहांस्ड कंपेंसेशन इज आल्सो कैपिटल गेन, पॉइंट टू बी नोटेड। नॉर्मल कंपेंसेशन तो कैपिटल गेन था ही, ठीक है, एनहांस्ड कंपेंसेशन इज आल्सो कैपिटल गेन। ओके सर, और कुछ? सर और भी बातें हैं, देख लो एकदम सर वास्तव में जैसा होता है, ठीक है। तो वो गाना था ना एक 3 इडियट्स में, जैसे फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है ना सर, जैसे रियलिटी में होता है हो रहा है हूबहू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन, फॉर दिस पर्पस एक बात याद रखिए सर, एनहांस कंपेंसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं होता। नॉर्मल एक्विजिशन के केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाता है जो दाम पे आपने उस जगह को खरीदा था या फिर एंसेस्टर से मिला था, समथिंग लाइक दैट। बट फॉर दिस पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एनहांस कंपेंसेशन के केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। ओके, तो एनहांस कंपेंसेशन में आपका एक्विजिशन खर्चा या इंप्रूवमेंट खर्चा नील माना जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। सर कोर्ट में केस किया था उसका खर्चा नहीं, वो नहीं माइनस करने मिलता है। कंपेंसेशन रिसीव्ड इन परस्यूएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर डीम्ड एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। सर ध्यान से सुनिए, कंपेंसेशन रिसीव्ड इन परस्यूएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर डीम्ड एज इनकम, अगर बीच में कोई ऑर्डर मिलता है और कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो अगर वो कंपेंसेशन इंटरिम ऑर्डर के थ्रू से अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको डीम्ड इनकम माना जाएगा, और वो भी डीम्ड इनकम मतलब अभी मिला नहीं है, मिल सकता है, ठीक है, तो उसको भी चार्जेबल टू टैक्स करके कर दिया जाएगा जिस दिन फाइनल ऑर्डर निकलेगा। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होता तब तक नहीं। इन ऑर्डर टू रिमूव द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड, मतलब कब हमें कंपेंसेशन मिलेगा इसका पर्टिकुलर अगर कोई समझ में नहीं आता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चित, in which the compensation of amount received in pursuance of an interim order of the court, tribunal or other authority is to be charged to tax, a proviso has been inserted after clause B to provide that such compensation shall be deemed to be the income chargeable under the head capital gains in the previous year in which the final order of such court, tribunal or other authority is made। मतलब अगर कोई बीच में इंटरिम ऑर्डर कोर्ट लाता है और कोई मतलब रिसीव्ड नहीं हुआ अभी तक पैसा, लेकिन ऑर्डर दे दिया कि ये एक्स्ट्रा एनहांसमेंट मिल जाएगा, तो जिस पर्टिकुलर ईयर में वो ऑर्डर लाता है ना ट्राइब्यूनल या कोर्ट, उसी में उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स मान लिया जाता है, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर के केस में मान लिया जाता है। लेकिन इंटरिम ऑर्डर में इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, कैलकुलेट कब किया जाता है? फाइनल ऑर्डर में। फाइनल ऑर्डर जिस प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड करते हैं उसी प्रीवियस ईयर के फाइनल ईयर को चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स के अंदर ले लिया जाता। सिंपल बात है, मानो कि इंटरिम ऑर्डर दे दिया था 2019 को, ठीक है, फाइनल ऑर्डर आया 2021 को। 2021 में जब कंपेंसेशन देने के बारे में ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर आया, तो 2021-22 प्रीवियस ईयर को ही चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स के लिए माना जाएगा। इंटरिम ऑर्डर में भले ही उसको बोला था, ठीक है, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं आया था, तो फाइनल ऑर्डर की डेट में ही उसको कैपिटल गेन में चार्ज किया जाएगा। बस यही सिंपल सी बात है सर। जैसे कोर्ट कंपेंसेशन एनहांस करने का भी बात करता है, वैसे कोर्ट में जाके आपका कंपेंसेशन, एनहांस कंपेंसेशन रिड्यूस भी हो सकता है।
रिडक्शन ऑफ एनहांस कॉम्पेंसेशन, मतलब कोड ने आपको जो बोला था कि कंपेंसेशन को एनहांस कर दो, ऐसा भी हो सकता है कि जो एनहांस किया था उसको लेस भी कर दिया। मतलब मानो कि जिसने कोर्ट में केस किया था बाद में उसके ऊपर फिर से जाके केस कर दिया कि भाई नहीं ये गलत बोल रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो फिर उसके ऊपर फिर से केस बनेगा, फिर उसको कोर्ट में प्रूव होगा। तो अगर ऐसा डिस्प्यूट चलता रहता है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब पहले 10 लाख का बोला था, वो 15 लाख कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर इस 15 लाख को चैलेंज करके फिर से कोर्ट का अपील कर दिया किसी ने, ठीक है। 15 लाख को चैलेंज करके फिर से किसी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई 15 लाख नहीं होना चाहिए, फिर ये 15 लाख कम होकर 10 लाख हो गया या 12 लाख हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये रिडक्शन ऑफ एनहांस कंपेंसेशन हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, where the capital gain has been charged on the compensation received by the SSE for the compulsory acquisitions of any capital asset or enhanced compensation received by the SSE and subsequently such compensation is reduced by any court, tribunal or any authority, the assessed capital gain of that year shall be computed by taking into consideration the reduced amount. This recomputation shall be done by way of rectification, और इसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल बात है भाई, पहले बड़ा था फिर घट गया, बस यही। सर अगर ट्रांसफरर का डेथ हो जाए तो इट इज पॉसिबल दैट द ट्रांसफरर, मतलब जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट द ट्रांसफरर में डाई बिफोर द रिसीव द एनहांस कॉम्पेंसेशन, बिफोर ही रिसीव्स द एनहांस कॉम्पेंसेशन। इन दैट केस द एनहांस कॉम्पेंसेशन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु रिसीव्ड द सेम, ठीक है। अगर ट्रांसफरर का डेथ हो जाता है तो जो रिसीव करेगा उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा, बस यही बात है। सर इसमें सेक्शन 45 का ये वाला एक बहुत ही अच्छा एरिया था, ठीक है। इसमें कंपल्सरी एक्विजिशंस सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 का अलग अलग मुद्दे पे मैंने बात कर दी आपसे, ठीक है। अभी आगे का जो मुद्दा है वो है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A का। सर ये मुद्दा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, आप लोग चाहो तो घर पे गो थ्रू जरूर करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा और बाकी जो प्रोविजन है उस पर भी बात करूंगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड वेरी रियल कॉन्सेप्ट इन टूडेज वर्ल्ड। सर आजकल ऐसे होते हैं ना कि आपका कोई जगह है, आप उसको डेवलपर को दे देते हो, रियल एस्टेट के दे देते हो। आपका पुराना घर है, टूट रहा है, आप क्या करते हो, उसको किसी और को दे देते हो। इसको बोलते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन किसी ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ठीक है। जेन्युइन हार्डशिप ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू डेवलपर। मतलब कोई रियल एस्टेट ओनर को, रियल एस्टेट डेवलपर को आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और बाद में आपको भी उसका हिस्सा मिलता है और उसमें आपको कैपिटल गेन भी होता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है ये चर्चा होना चाहिए, जो सेक्शन 45 5A के अंदर बोला गया है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के अंदर ये सब चर्चा लेके नेक्स्ट क्लास में आऊंगा आपके साथ बात करने। 45 सबसेक्शन 5A, 46 का भी डिस्कशन है जिसमें आपको 46 के अंदर आपको कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी बंद होता है, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने शेयर होल्डर के बीच में, उसमें भी कैपिटल गेन चार्ज होता है, ठीक है। तो कब चार्ज होता है, किस तरह से चार्ज होता है, इसका हिसाब किताब लेके आऊंगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, बहुत वाइटल भी माना जाता है, ये भी रियल लाइफ में बहुत काम का चीज है, कैपिटल गेन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर देते हैं और जिसको बाईबैक करते हैं उनको कैपिटल गेन होता है, ठीक है। तो वो भी आपको बताऊंगा सेक्शन 46A शेयर बाईबैक में कैपिटल गेन का क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में स्टॉक मार्केट बेसिक्स में भी बताया जाता है, जो लोग अकाउंटेंसी का क्लास करते हो वहां भी बताया जाता है, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो वहां पर भी बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस होता है। बट हमारा ये डिस्कशन कोई लॉ या अकाउंट्स का डिस्कशन नहीं, टैक्स का डिस्कशन, ठीक है। चर्चा रहेगा जारी 46A, ठीक है। इसी तरह का डिफरेंट और भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करके फिर जाके कंप्लीट क्वेश्चंस में कर पाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये है रहेगा आप लोगों के लिए कैपिटल गेन का चर्चा का कंटिन्यूएशन, ठीक है सर। बोलो। नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया, आप गो थ्रू करो खुद से, जो मैंने कॉपी में किया उसको देखो, ये जो मैंने आज दिया इसको देखो, इसमें अंदर आपको क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन सब कुछ दिखेगा, आप खुद से भी पढ़ाई चालू कर सकते हो। बट मैं आपको सारा प्रोविजंस आगे के क्लासेस में बताऊंगा और फिर जाके कंप्लीट कैपिटल गेन क्वेश्चंस करा के आपका इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, आज इतना ही है इनकम टैक्स कैपिटल गेन में। ओके, कोई सवाल है तो करो सर। हेलो सर, बोलो सर, बोलो। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय। सर
बाय सर। बाय सर। রাখছি স্যার। ओके टाटा। बाय सर। बाय।